हाँ जी बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करें। जी सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एफआर। मतलब कोविड-19 की वजह से एफआर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मैं कमिंग एग्जाम की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है साहब, वो है कोविड-19 की वजह से क्वेश्चन जो बन सकते हैं साहब, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सेकेंड, कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या कोविड-19 की वजह से इंडेस में कोई चेंज आया है, क्या इंडेस के प्रोविजन चेंज हो गए। मैं बता दूं, आज की डेट तक इंडेस के अंदर कोविड-19 की वजह से कोई भी चेंज नहीं आया है। मतलब सर मींस कोविड-19 की वजह से जो आपके इंडेस के प्रोविजन है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन साहब कोविड-19 की वजह से क्या होता है, कुछ सिचुएशन बन जाती है, उस सिचुएशन की वजह से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, ये जो वीडियो है ये रेलिवेंट ओल्ड कोर्स के लिए, न्यू कोर्स के लिए। मैं बता दूं, ये वीडियो दोनों कोर्स के लिए रेलिवेंट है, एक्सक्लूसिव न्यू कोर्स के लिए है, और इसमें से कुछ टॉपिक ओल्ड कोर्स के लिए भी रेलिवेंट है। जो ओल्ड कोर्स के लिए रेलिवेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल में डाल दूंगा, सब डिटेल डाल दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए रेलिवेंट है। आप उतना इस वीडियो को देख लेना ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब बड़ी प्यारी सी बात, बड़े ध्यान से सुनना। कोविड-19 की वजह से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े कॉमन सेंस के हैं। बच्चों को ना बड़ा डर लगा हुआ, बड़ा हवा सा बैठा हुआ कि सर कोविड-19 की वजह से कितना चेंज है, क्या चेंज है, क्या क्वेश्चन बहुत बड़े आएंगे या आसान आएंगे। मैं बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस के हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ अराउंड 35 टू 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन उससे बाहर भी आ जाता है तो बड़ा आसान क्वेश्चन होगा और आपने बिल्कुल कॉमन सेंस से आंसर देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने मन से डर निकाल दे कि सर कोविड-19 की वजह से कुछ बड़े टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं या कुछ और बनता है। नहीं, बड़े आसान सी सिचुएशन बनती है। जैसे ही आपका कोविड-19 की वजह से क्या हुआ साहब, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में क्या हुआ, कुछ असेट यूज नहीं हो पाई, तो जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज नहीं हो पाए तो क्या उनके ऊपर डेप्रिसिएशन बंद कर देना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, ठीक है, क्वालिफाई एसेट थी तो हमने उसके लिए कुछ बोरोइंग यूज करनी थी। अब क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए काम रोक दिया, तो क्या जो बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज कर रहे थे उसे कंटिन्यू कैपिटलाइज करें या सस्पेंड करें। ठीक, हम लोगों ने सर जो प्रोडक्शन था वो बंद कर दिया, उसकी वजह से हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से कम हो गया, तो क्या उस केस में फिक्स ओवरहेड है वो किसके बेस पे बांटे। एनआरवी गिर जाएगी इन्वेंट्री की, तो क्या उसे कंसिडर करें या नहीं करें। लोगों के बिजनेस डाउन हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सर उनके असेट का इंपेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, बिजनेस का रिस्ट्रक्चरिंग है, क्या उस केस में हमें उसका प्रोविजन करना चाहिए। या अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग पेमेंट नहीं कर पाए अपनी लायबिलिटी की, तो क्या उस केस में हम इसे गोइंग कंसर्न अप्रोच के वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए या ना बनाए। इस तरह के कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कोविड-19 के जितने भी क्वेश्चन है वो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है और आपने बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ देखना। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, अराउंड 18 पेज मैं आप लोगों को दूंगा, जिसमें से पहले 2 पेज सिर्फ इंट्रोडक्शन के हैं। पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 18, मतलब 16 पेज ऐसे जो आपके लिए रेलिवेंट है। और मैंने पता क्या किया है, देखिए पेज नंबर 1 पे तो मैंने डाल दिया साहब कि इसके अंदर क्या क्या कवर है। ठीक है, पेज नंबर अगर 2 देखेंगे तो मैंने एक इंडेक्स दिया है जिसमें मैंने जो जो इंडेक्स पे इंपैक्ट है वो सारे मेंशन कर दिए। 16 इंडेक्स ऐसे हैं जो कोविड-19 की वजह से क्वेश्चन इंपैक्ट पड़ सकता है साहब। ठीक है, ये वो पेज नंबर है जिसपे ये पर्टिकुलर आपको टॉपिक मिलेंगे और ये चैप्टर नंबर जो हमारी बुक के चैप्टर है। ठीक है, साथ में मैंने पता क्या किया है, जितने भी कोविड-19 की वजह से क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज मैंने उनको समराइज कर दिया है। अगर आप देखेंगे ना, कोई भी पेज देख लीजिए, जैसे ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने क्या किया साहब, इसकी समरी यहाँ लिख दी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ, जैसे मान लो कोई भी इंडेक्स निकाल लो, इंपेयरमेंट की वजह से क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं, तो ये समरी बना रखी मैंने। ठीक है, तो आपने एग्जाम वाले दिन मेरी बात बड़े ध्यान सुना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। एग्जाम वाले दिन मैक्सिमम आपको 25 टू 30 मिनट्स लगेंगे, एटलीस्ट ये समरी उस टाइम पे जरूर पढ़ के जानी है आपने ना। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में करके इससे बात करूंगा। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, कुछ इंडस्ट्री के अंदर, क्या ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर सर क्या था, लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से सर इंडस्ट्रियों में काम बंद हो गया। ठीक है, तो जब इंडस्ट्री में काम बंद हो गया तो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को यूज करना बंद कर दिया। तो क्वेश्चन ये उठा कि जब आपने लॉकडाउन में
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को यूज नहीं किया तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन लगना कब स्टार्ट होता है और लगना कब बंद होता है, पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब असेट आपकी रेडी टू यूज हो जाती है तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपने एक्चुअली असेट को यूज किया या नहीं किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो किसकी वजह से लगता है, वियर एंड टियर की वजह से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन लगना कब बंद होता है। डेप्रिसिएशन लगना दो सिचुएशन में बंद होता है, या तो आपने असेट को डीरिकॉग्नाइज कर दिया या आपने उसे हेल्ड फॉर सेल रख दिया साहब। ठीक है, अगर ये दो सिचुएशन बनती है तो आपका डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाता है। या फिर एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं, या साहब ये कॉमन सिचुएशन है कि अगर आपकी एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुकी है तो फिर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, इन सब के अलावा सर एक पॉइंट और आता है कि अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो वो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड पे लगाते हो। ठीक है, सॉरी, जितनी यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे उसके बेस पे अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उस केस में सर, क्योंकि आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ लॉकडाउन के दौरान, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी उसका यूज बंद हो गया, क्या उस केस में आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दोगे। आंसर इज नो, आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। सबसे पहले मैंने समराइज वे में क्या कर रखा है, इफ द आइटम ऑफ पीपी रिमेन आइडल ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 should continue to be depreciated where the method of depreciation is other than number of unit of production method। ठीक, ये आपको मैंने हर एक इंडेक्स में समरी दे रखी है, आप इसे पहले ही पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, consequent to the government decision to lock down all working establishment from March 23 as a COVID-19 preventive measure in the financial year ended 31st March 20। ठीक है, the manufacturing unit of the entity were not working and plant and machinery were lying idle ड्यूरिंग द पीरियड दिस वन टू दिस वन। ठीक है, इन दिस सिनेरियो, अब ये आपका क्वेश्चन सर 20-21 का बना के दे सकता है वो। ठीक है, कि 1 अप्रैल से लेके यहाँ तक आपने एसेट को यूज नहीं किया। इन दिस सिनेरियो शुड द एंटिटी डिस्काउंटेड डेप्रिसिएशन दीज पीपी फ्रॉम द डेट दोज हैव रिमेन आइडल, बिल्कुल भी नहीं। शुड द एंटिटी सस्पेंड रिकॉग्नाइज डेप्रिसिएशन फॉर दीज आइटम ऑफ पीपी which were depreciated by using a method other than number of unit production method such as straight line method, WD method, etc. for the period those have remained idle, बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्या लिखता है, depreciation of an asset begin when it is available for use, मतलब रेडी टू यूज हो जाती है साहब, इररिस्पेक्टिव आप उसे एक्चुअली यूज करें या ना करें। That is after it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Further, depreciation of an asset ceased at the earlier of the date that asset is classified as held for sale and the date asset is derecognized. Therefore, the asset continue to be depreciated even if it remain idle unless the asset is fully depreciated. Therefore, even when the asset is idle, the same should be depreciated due to technical or commercial obsolescence and wear and tear during the period। ठीक है, अब आप ये सारा का सारा पढ़ लेना। हाँ, एक बात यहाँ पे याद रखना कि अगर ये अमाउंट मटेरियल है साहब, ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। देखिए, फर्दर सिंस इट इज अ फैक्ट दैट दीज आइटम पीपी वर आइडल सम टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन दिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वुड बी रेलेवेंट इफ आइडल टाइम बिटवीन ड्यूरिंग 1920 इज मटेरियल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर बनता है, जब आपने क्या किया, लॉकडाउन लगा तो यहां पे सर हम लोगों की एक क्वालिफाई एसेट थी जिसपे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ठीक है, और यहां पे सर लॉकडाउन लग गया और कंस्ट्रक्शन रुक गया, तो क्या बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड कर देना चाहिए। इंड AS 23 ये कहता है कि जब भी आपका सर एक्टिव डेवलपमेंट रुक जाता है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उतने टाइम पीरियड के लिए जो भी बोरोइंग कॉस्ट आपने इनकर्ड किया उसे आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे, डेफर कर देंगे, सब सस्पेंड कर देंगे। तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, अगर आपका क्वेश्चन इंड AS 16 से आता तो आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इंड AS 16 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, लेकिन इंड AS 23 में सर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि एबनॉर्मल रीजन, मतलब वो रीजन सर जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, जिसकी वजह से सर आपका काम रुक गया। ठीक, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साहब, जब आप क्वालिफाई एसेट के लिए सब्सटेंशियल पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नॉर्मल रीजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर अगस्त के महीने में काम होगा तो इतने दिन बारिश होगी। ठीक है, हम लोगों ने दिवाली की छुट्टियां करनी है। ठीक है, या हम बोलें साहब कि हमने क्या करना है, जब छत डालनी है या लेंटर डालना साहब तो उसको सूखने के लिए 5 दिन लगेंगे। ये सब नॉर्मल रीजन होते हैं। इसके अलावा सर अगर किसी और रीजन से काम रुकता तो हम क्या करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड कर देते। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, important point, if due to COVID-19 circumstances an entity suspends the active development of the qualified asset, capitalization of borrowing shall be suspended during the suspended period। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, an entity is in the process of development of power generation facility which is expected to take 3 years for the facility to get ready for its intended use।
In order to fund this huge expenditure, the entity has borrowed substantial amount of money and has been capitalized the borrowing cost as per Ind AS 23. ठीक है, borrowing cost. In view of the reduced demand for its product over next 1 year and also the lockdown of its manufacturing unit due to onset of global pandemic recently, the entity has suspended the active work on the development of this power generation facility since 1 month before the end of the current financial year. The entity has decided to keep this project in abeyance for another 6 months. However, it continued to incur the borrowing cost in view of the fact that suspension of active development of the power generation facilities caused by act of God and nature. नहीं साहब, चाहे वो गॉड ऑफ एक्ट से रुकी हो, किसी रीजन से रुकी हो, ठीक है, चाहे आपके कंट्रोल में वो रीजन थे, बियॉन्ड कंट्रोल थे, अगर वो सर आपकी नॉर्मल एक्टिव जहां पर डेवलपमेंट रुकती है उसको छोड़ के अगर एबनॉर्मल रीजन से सर आपकी एक्टिव डेवलपमेंट रुकती है तो आप क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड कर देंगे उस टाइम के लिए. कैन द एंटिटी कंटिन्यू टू कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट? इट कंटिन्यू टू इनकर? नो. देखिए लास्ट में, देखिए क्या लिखता है वो. Paragraph 20 states that considering the entity decision to suspend the active development of the qualified asset for 7 months, it cannot continue to capitalize the borrowing cost during the extended period. देखिए, it cannot continue to capitalize regardless of the fact that the situation is caused by factor beyond its control. चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं. आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना. एंटिटी ने क्या किया, ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया कोविड-19 की वैक्सीन पे. तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है क्या वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माने या एज पर इंड AS 38 उसे इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर लें. आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना. इंटेंजिबल एसेट हम कब रिकॉर्ड करते हैं सर, जब वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा कर देती. ठीक है, देखिए अगर मैं सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एक्सपेंडिचर P&L में जाएगा. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सर क्या करेंगे, आप कैपिटलाइज करेंगे सब्जेक्ट टू द रिकवरेबल अमाउंट. ठीक, रिकवरेबल अमाउंट मतलब एक्सपेक्टेड बेनिफिट तक. ठीक, अब अगर आपने वैक्सीन के ऊपर सर एक्सपेंडिचर कर दिया है, वैक्सीन बनाने के ऊपर, उसकी रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, तो उस केस में सर आपको इंड AS 38 के प्रोविजन लगा के देखने पड़ेंगे. अगर वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर अभी रिसर्च फेस में तो P&L में लेके जाइए. अगर वो डेवलपमेंट फेस में आ गया साहब तो आपने क्या करना, कैपिटलाइज करना सब्जेक्ट टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक, और अगर आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब रिकवरेबल अमाउंट आपकी कॉस्ट से कम है तो उतना अमाउंट आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे. ठीक है, आइए important point. If any entity engaged in medical research and drug manufacturing segment has incurred substantial expenditure for the development of a new vaccine for COVID-19, then entity should consider the recognition and measurement requirement of Ind AS 38 relating to internally मतलब self generated intangible asset. ठीक, आप मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना. जितना कॉमन सेंस लगा के आप आंसर दोगे ना इन क्वेश्चनों का, उतना ही क्वेश्चन सर सही बनेगा, उतना ही आंसर सही बनेगा आप लोगों का ना. देखना, in these rapidly evolving times of COVID-19 and changing economic environment, the public policy are also offering new business opportunity, new products development and new market to entity. For example, some of the health and safety concern have enabled the entity to establish new lines of business or products. An entity engaged in medical research and drugs manufacturing segment has incurred substantial expenditure for the development of a new vaccine for COVID-19. Can the entity recognize this as an intangible asset under Ind AS and what considerations should be applied for impairment testing etc. ठीक है, इम्पेयरमेंट के लिए सर Ind AS 36 ही अप्लाई करेंगे आप, मतलब आप उसका जो रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे वो Ind AS 36 के अकॉर्डिंग निकालेंगे. ठीक है, तो क्या लिखता देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ लिखता साहब वो, in the fact and circumstances stated above, the entity should consider the recognition and measurement requirement of Ind AS 38. Tick. Intangible asset relating to internally generated intangible asset. In order to assess the fulfillment of recognition criteria of the standard, expenditure incurred by the entity will be categorized into two phases, research phase and development phase. The entity need to assess whether its activity during financial year 1920 fall within the research phase or development phase. The expenditure incurred during research phase should be टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसिस व्हेन इनकर्ड. अगर वो रिसर्च फेज में सर क्या करेंगे, आप उस खर्चे को इमीडिएटली P&L अकाउंट में लेके जाएंगे. डेवलपमेंट फेज कब स्टार्ट होती है सर, आपने वो डेवलपमेंट फेज Ind AS 38 की कंडीशन देखनी, जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाए, रिसोर्स अवेलेबल हो, मैनेजमेंट की इंटेंशन हो कंप्लीट करने की. ठीक है, असेट को यूज करने की कैपेबिलिटी हो सर स्टाफ के अंदर. ठीक है सर, इंटेंशन टू कंप्लीट द असेट हो गया. अच्छा, मतलब इंटेंजिबल असेट में से जो डेवलपमेंट फेज होता है उसको, उसकी जो कंडीशन होती है आपने सर अगर वो सारी की सारी पूरी कर दी है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, इंटेंजिबल असेट को रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब डेवलपमेंट फेस मान लेंगे. ठीक है,
Expenditure incurred during development phase, an entity can recognize it as intangible asset if and only if entity can demonstrate compliance with the certain condition laid down this one. ठीक है. If the total cost accumulated under development and implementation phase is higher than recoverable amount considering the price of the vaccine, volume and competition, appropriate provision for impairment should be made even in respect of in process intangible asset under development as per the requirement of Ind AS 36. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं इन्वेंट्री के. आप मेरी बातों को बड़े ध्यान सुनो, फिर हम क्या करें इसके क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे. देखिए इन्वेंट्री के इंड एस पे क्या क्या मतलब इन्वेंट्री के इंड एस के क्वेश्चनों पे क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है. आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लेते हैं तो हमेशा किसके बेस पे लेते हैं सर? रिकवरी रेट के बेस पे. रिकवरी रेट का मतलब होता है साहब आप क्या करेंगे, जो भी आपके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उससे आप नॉर्मल प्रोडक्शन के बेस पे सर क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे. अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो उसके बेस पे एलोकेट करेंगे. ठीक है. अब मान के चलते सर मेरा फिक्स ओवरहेड कितना है, 10 लाख रुपए है. मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन सर पहले होता था 1 लाख और मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन भी 1 लाख यूनिट था. अब कोविड-19 की वजह से सर क्या हुआ कि काम रुक गया, जिसके वजह से सर मान लो इस साल मेरा जो प्रोडक्शन एक्चुअल वो 80,000 हुआ है. तो हम जो एलोकेट करेंगे 10 लाख के एक्सपेंडिचर को क्या 80,000 से करेंगे 1 लाख से करेंगे? मैं बता दूं आप लोगों को 1 लाख से ही एलोकेट करना पड़ेगा आपको. ठीक है. क्योंकि प्राइमा फेसी बच्चों को कई बार ऐसा लग सकता है यार अब तो प्रोडक्शन गिर गया. अगर प्रोडक्शन गिर गया साहब तो आपकी रिकवरी रेट बढ़ जाएगी और आप रिकवरी रेट सर कभी भी कस्टमर से नहीं ले सकते. आपका क्या होता है, लॉस होता है. अब इस केस में पता हम लोग क्या करेंगे, अगर 80,000 मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन है तो यहाँ पे मेरा रिकवरी रेट 10 पर यूनिट आ जाएगा. मैं 10 से मल्टीप्लाई करके 8 लाख सर इन्वेंट्री में चार्ज कर लूंगा और बाकी जो 2 लाख का डिफरेंस उसे क्या करूंगा, P&L अकाउंट में एज ए एक्सपेंसिव चार्ज कर लूंगा. ठीक है. चलिए और क्या हो सकता है, आपको मैं एक बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ. ये बात मैंने क्लास में भी कई बार डिस्कस की है. जैसे मान लो ये मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 19 है, ये 31 मार्च 20 है. ठीक है. बात सुनो मेरी ध्यान से ना. यहाँ पे सर क्या है, मेरे पास ना 2 आइटम ऑफ इन्वेंट्री है. ठीक. एक मैंने बेच दिया और एक मेरे पास स्टिल इन हैंड है. ठीक है. तो जो मेरे पास इन हैंड है साहब इन्वेंट्री, तो मैं वैल्यूएशन उसका करता हूं कैसे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. तो मैं उसकी जो एनआरवी लेता हूं, कौन सी सेलिंग प्राइस लेता हूं, एनआरवी कैसे लेता हूं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड माइनस आएगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी. ठीक है. ऐसा कंसीडर हम लोग करते हैं. अब आप मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, मैं वो एग्जांपल ले ही लेता हूं, एक सेकंड. मेरे पास ईयर एंड पे 2 आइटम है. ठीक है. एक ये बिक जाती है और एक बच जाती है. अब ये जो बची हुई साहब इसका मेरे को वैल्यूएशन करना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. एनआरवी कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस. अब मुद्दा ये उठता है कि इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा. तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या इसका सेलिंग प्राइस जो ये बिक चुकी है ईयर एंड पे, क्या इसके सेलिंग प्राइस को बराबर मान ले. आंसर इज नो, क्योंकि एक्सपेक्टेड का मतलब सर आगे जाके बिकेगी और ये आज का सेलिंग प्राइस. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस में मैं बताऊं आप लोगों को हम कैसे करते हैं. सब देखिए, सबसे पहले अगर यही आइटम यहां बिक जाती है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब आपका अप्रूवल डेट से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल डेट से पहले अगर ये आइटम बिक जाती है तो इसका सेलिंग प्राइस मत ले लो. ठीक है. अगर ये आइटम नहीं बिकती, सिमिलर आइटम बिकती तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा. अगर सिमिलर आइटम भी नहीं बिकती तो मैनेजमेंट का एस्टिमेट आ जाएगा. अब यहां पर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कोविड-19 की वजह से सर क्या हुआ, इसके सेलिंग प्राइस में गिरावट आ गई. अब जब इसके सेलिंग प्राइस में गिरावट आएगी तो सर हमें यहाँ पे पता लग ही जाएगा ये बिक जाएगी. और अगर ये नहीं बिकी तो सिमिलर आइटम बिकी. अगर सिमिलर आइटम भी नहीं बिकी तो सर मैनेजमेंट क्या करेगा, रिड्यूस वैल्यू पे इसका वैल्यूएशन करेगा. इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या करेगा, रिड्यूस वैल्यू पे निकालेगा. ठीक है. तो आई मीन टू से कोविड-19 की वजह से सर आपकी एनआरवी पे इंपैक्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. ठीक है. अच्छा, अगर कोविड-19 की वजह से आपकी एनआरवी पे इंपैक्ट आता है सर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी एनआरवी लोअर है तो सर आप एनआरवी पे दिखाएंगे और जो डिफरेंस आता है साहब आपका कॉस्ट और एनआरवी का, उसे आप P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे. अलग से उसका डिस्क्लोजर भी जाता है. ठीक है. चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ड्यू टू कोविड-19. अब कभी कभी ना मैंने जैसे इफ ड्यू टू कोविड-19 लिख रखा तो ये 2 अलग अलग सिचुएशन बन जाएगी. आप इसको इनके साथ मिला के पढ़ना. ठीक है. एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन इट्स सेल प्राइस, देन इट शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एनआरवी एंड नेसेसरी डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड. If actual production is reduced below normal production, then fixed production overhead shall be allocated on the basis of normal production. Balance of fixed production overhead shall be charged into P&L account. ठीक है. चलिए ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना खुद ही. यहाँ पे चलो मैं मोटा मोटा पढ़ा देता हूँ. इन व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट contraction in the economic activity caused by COVID-19, an entity expects significant reduction in its sale
in the near future. Therefore, it has decided to offer substantial amount of discount on its selling price of product and has made public announcement to this effect after 31st March 20. How should the entity consider the policy decision while measuring the inventory in its annual financial reporting on 31st March 2020? यहाँ पे लिखते हैं साहब, Ind-AS to require inventory shall be measured at lower of cost and NRV. NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion in case of WIP and estimated cost necessary to make the sale. ठीक, मतलब selling expenditure. Accordingly, the current scenario, entity may have to assess as to whether there is a decline in their future estimated selling price and if so, written down of carrying value of inventory is required. ठीक. An important provision to note here is that in accordance with paragraph this one, where finished goods, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको ये आइडिया है ना कि जो रॉ मटेरियल है उसका वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के ऊपर। आई मीन टू से अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट या ज्यादा है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से कम है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये कह रहा साहब आपने उस केस में ध्यान रखना है कि आपका जो भी फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है उसके वैल्यूएशन की वजह से आपके रॉ मटेरियल या WIP उन पे भी इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, assuming the continuation of fact in FAQ 1 and that entity has written down the inventory to NRV as on March 31st 20, whether there are any disclosure requirement to be complied with, बिल्कुल। amount of any written down of inventory recognized as an expenses in the period, nature and amount of written down of inventory to net realizable value if material। ठीक, ये सर आपका प्रोडक्शन ओवरहेड वाला है, फिक्स ओवरहेड वाला। ठीक, चलिए सर Ind-AS 37 पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है, आप मेरी बात को ध्यान सुनना। एक एंटिटी है, उसने क्या किया, ईयर एंड पे अपने बिजनेस के रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान कर लिया। मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर ले तो फिर क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, उसने क्या किया, रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान कर लिया कि वो बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेगा। अगर वो बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेगी साहब, ठीक है, उसने प्लान कर लिया, तो क्या उस केस में हम लोगों को रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बना देना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन आप तब बनाते हैं जब सर क्या होता है, प्लान फॉर्मल प्लान बन जाता है एंटिटी के मैनेजमेंट के द्वारा और उसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब सर अगर आप देखेंगे तो 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग की प्लान करते भी हैं तो सर इसके बाद ही वो फॉर्मल प्लान वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप सर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोविजन केवल और केवल तब रिकॉर्ड होता है जब पास्ट इवेंट हो जाता है और रिपोर्टिंग डेट पे सर आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है, चाहे वो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन हो या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो। और रिस्ट्रक्चरिंग में सर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तब होगी जब मैनेजमेंट फॉर्मल प्लान बना लेगा और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेसेसरी सर जो स्टेप होते हैं उसके रिस्ट्रक्चरिंग के वो कर लेगा, वो सब सर आपने अगर यहाँ पे किए हैं तो उस केस में आप प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। हाँ, Ind-AS 10 के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है सर डिस्क्लोजर नेसेसरी है, मटेरियल अमाउंट, तो आप उसका डिस्क्लोजर नोट्स अकाउंट में दे सकते हैं Ind-AS 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा सर यहां से लेके यहां तक मेरा अकाउंटिंग ईयर है, आपको लगता है सर आने वाले टाइम में क्या होगा, ऑपरेटिंग लॉस हो सकते हैं आपको। अगर ऑपरेटिंग लॉस होंगे तो क्या उसका हमें प्रोविजन बना लेना चाहिए? मैं फिर से बताना चाहता हूं, ऑपरेटिंग लॉस का सर कभी भी प्रोविजन नहीं बनता एक्सपेक्टेड। हाँ, अगर आपका कोई भी सर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट अगर रिपोर्टिंग डेट पे तो बन जाएगा। अब यहाँ पे सर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोविड-19 की वजह से आपको आने वाले टाइम में लॉस दिखाई दे रहा है, तो क्या उसका प्रोविजन बनाना चाहिए? बिल्कुल भी बनाना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सर आपको ऑपरेटिंग लॉस हो सकता है और आपकी ऑलरेडी कोई रिकॉग्नाइज्ड एसेट है तो आप उसका Ind-AS 36 में क्या कर सकते हैं, इंपेयरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि आप ना PM केयर फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और अगर आप कंट्रीब्यूशन देंगे तो हम लोग उसमें 19-20 में आपको रिडक्शन दे देंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनना, ये एक एंटिटी है, ये 1 अप्रैल 19 है और ये 31 मार्च 20 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है साहब कि अगर आप यहां तक भी पेमेंट करोगे ना तो हम आपको क्या करेंगे, टैक्स में रिडक्शन दे देंगे और रिडक्शन हम लोग यहां पे जाके दे देंगे। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहां पे सर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया तो 2 क्वेश्चन उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या यहां पे इस एक्सपेंडिचर का हमें प्रोविजन बुक करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर प्रोविजन हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब सर रिपोर्टिंग डेट पे सर इवेंट या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट हो। अब यहाँ पे सर अगर आप देखेंगे तो कोई भी इवेंट या कॉन्टिजेंसी सर या आपकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं है, कब, रिपोर्टिंग डेट पे आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, फर्दर वही बात आती है कि Ind-AS 10 में अगर आपको लगता है अमाउंट मटेरियल है तो सर आप इसका डिस्क्लोजर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, Ind-AS 12 ये कहता है
कि अगर आपका कोई भी टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट में सर चेंज आता है और उसका सर इंपैक्ट फ्यूचर के पीरियड पे पड़ता है, तो सर आप उस केस में क्या करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये खर्चा आप बुक्स ऑफ अकाउंट पे अगले साल क्लेम करोगे, लेकिन इनकम टैक्स वाले सर यहाँ पे आपको क्लेम दे रहे हैं। इसका मतलब सर इसके ऊपर क्या बन जाएगा, डीटीएल बन जाएगा। तो इस केस में सर आप डीटीएल बनाएंगे इंड AS 12 के अकॉर्डिंग, लेकिन सर यहाँ पे आप कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखता है साहब, एंटिटी हैज ओनली ए प्लान ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग देन नो प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड ड्यू टू लैक ऑफ डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्टार्ट टू इंप्लीमेंट द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। देयर इज एक्सपेक्टेड ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस देन नो प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, हाउएवर एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस माइट बी एन इंडिकेशन फॉर इम्पेयरमेंट। बेटा आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये समरी मैंने ना क्या किया, जो क्वेश्चन है ना सर उनसे निकाल के आपके लिए अलग से समरी निकाल दे, ताकि आप एग्जाम के दिन अगर इनको पढ़ लोगे इस समरी को भी तो आपको सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। इफ एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज लॉस ऑफ प्रॉफिट रिकवरी, अच्छा ये मैं बताता हूँ थर्ड पॉइंट, ये मैंने भी डिस्कस नहीं किया। इफ द एंटिटी क्लेम रिडक्शन इन ITR इन करंट ईयर फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर देन नो प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड फॉर सच एक्सपेंसेस, एंटिटी रिकॉर्ड DTL ओनली अगेंस्ट सच प्रोविजन। ठीक है, तो आप प्रोविजन खर्चे का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन DTL आप क्रिएट कर लेंगे। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना सर, हमने ना इंश्योरेंस करा रखा था लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, आप लोगों ने ये इंटर के अंदर पढ़ा होगा, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, मैं एंटिटी हूं, आप इंश्योरेंस कंपनी बन जाओ। ठीक, मेरे यहां पे सर लॉस हो गया कोविड-19 की वजह से, मैंने आपको चिट्ठी लिखी साहब ऐसे ऐसे लॉस हो गया, आप इसका क्लेम दे दीजिए। अब मुद्दा ये उठता है कि इंड AS 37 ऐसे घटनाओं के बारे में क्या कहता है। इंड AS 37 कहता है साहब, अगर आपको थर्ड पार्टी से कोई भी रिम्बर्समेंट होता है, ध्यान से सुनना, तो उस केस में सर आपके पास अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है, 100% सर्टेनिटी है, आपको लगता है कि पक्की सर्टेनिटी है, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, असेट रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको रीजनेबल सर्टेनिटी लगती है साहब, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप कॉन्टिजेंट असेट रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपको सर्टेनिटी नहीं लगती तो उस केस में हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम में सर अगर आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी आपको पक्के पैसे दे देगी, 100% सर्टेनिटी आ जाती है, तो सर आप असेट रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, कॉन्टिजेंट असेट रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज लॉस ऑफ प्रॉफिट रिकवरी एज एन एसेट ओनली इफ इट इज वर्चुअल सर्टेन। ठीक है, अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है तो सर आप असेट रिकॉर्ड करेंगे, रीजनेबल सर्टेनिटी है तो सर कॉन्टिजेंट असेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दैट इज द इंश्योरेंस एंटिटी हैज एक्सेप्टेड द क्लेम एंड विल मीट इट्स ऑब्लिगेशन, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्टिजेंट असेट। चलिए अब इनके ऊपर सारे के ऊपर क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एन एंटिटी एंगेज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज असेट्स द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक ऑन इट्स फ्यूचर viability of business model. Senior management has identified the need for restructuring some of its business activity and retrenching its employee in many areas. Senior management is drawing up a plan for the consideration of the board of directors in their meeting scheduled in May. यहाँ पे तो सर मई में जाके सब कुछ हुआ है, which is subsequent to the reporting date of the current financial year. Can the entity recognize provision? बिल्कुल भी नहीं सर, 31 मार्च को तो फॉर्मल प्लान तक भी नहीं बना यहाँ पे। अगर फॉर्मल प्लान बन भी जाता, जब तक उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता तब तक सर हम लोग कोई भी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे सर ये सारी स्टोरी दे रखी कि प्रोविजन कब कब रिकॉर्ड होता है। डू नॉट गिव राइज टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज ऑफ द रिपोर्टिंग डेट एंड नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, चलिए, एन एंटिटी इज एंगेज इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया ट्रेवलिंग ओवरसीज एंड फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया। ठीक है, एक टूरिस्ट इंडस्ट्री थी, सबसे ज्यादा सर इंपैक्ट जो कोविड-19 का आया वो टूरिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर ही आया। ठीक है, होटल इंडस्ट्री होगी, टूरिस्ट इंडस्ट्री होगी। ठीक है, इन द लाइट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक अक्रॉस द ग्लोब, द एंटिटी हैज एनालाइज्ड द लाइकली इंपैक्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर कपल्ड विद ब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ऑन इट्स रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 1 year. This review has indicated possible substantial operating loss during the next financial year, that it is exploring the possibility of recognizing certain amount of operating loss as provision in the financial statement current year. Is this accounting permitted? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रोविजन आप कब रिकॉर्ड करते हैं साहब, जब आपके पास क्या होता है, पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ओब्लिगेशन आती है और उसकी सेटलमेंट आप फ्यूचर में करेंगे साहब, किससे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज से, और उसके लिए सर अमाउंट का एस्टिमेट लगाते तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे सर कोई भी पास्ट इवेंट नहीं हुआ, और इवन इंड AS 37 कहता साहब कि आप कोई भी क्या करेंगे, फ्यूचर के जो भी लॉस है सर उसे आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, इंपेयरमेंट वाली बात मैंने आपको बता दी थी साहब, अगर आपको लगता है तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग, आपको अगर इंडिकेशन मिल जाते हैं बैलेंस शीट डेट पे कि आने वाले टाइम में आपको लॉस होने वाले हैं, तो उस केस में सर आपका रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट गिर सकता है, तो उस केस में आप इंपेयरमेंट लॉस का टेस्ट करेंगे, और अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं करता 36 के अकॉर्डिंग सर प्रोविजन बुक कर लेंगे। ठीक है, A reputed event and conference management company had obtained loss of profit insurance cover to mitigate the risk of potential business losses due to circumstances beyond its control. ठीक है,
उसने सर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर इट हैज एस्टिमेटेड ए लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सर्टेन अमाउंट एंड initiated its discussion with the insurance company for reimbursement of the loss. The entity is confident that the insurance company will admit and honor its claim for loss of profit. Accordingly, the entity is considering recognize an asset for this insurance claim. ध्यान से सुनना, entity is confident. सर confident से कुछ नहीं होगा, आपके पास virtual certainty होनी चाहिए कि पैसा मिलेगा। Claim recovery is this accounting acceptable under Ind AS? इसका आंसर पढ़ा देता हूँ। The entity before it can recognize a receivable for the claim on insurance company for business interruption or popularly called loss of profit insurance must examine whether the insurance policy clearly cover pandemic situation. सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये सिचुएशन कवर होती या नहीं होती, ठीक है। By the time financial statement are prepared, the insurance company may not have decided on the claim as lockdown period is still continuing. That it should recognize loss of profit recovery as an asset only if it is virtual certain. That is, the insurance entity has accepted the claim. सर वर्चुअल सर्टेनिटी कब आएगी? जब उसने इंश्योरेंस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आप लोगों को बड़ी प्यारी सी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर रिपोर्टिंग डेट पे क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता और बाद में एक्सेप्ट हो जाता तो सर तो उस केस में रिपोर्टिंग डेट पे आप उसे कॉन्टिजेंट असेट दिखाएंगे। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो इंड AS में आपने 10 में क्वेश्चन कर रखा होगा, 10 और 37 पे कंबाइन क्वेश्चन कर रखा होगा, जहाँ पे सर क्या कहा गया था कि आपको ड्यू टू ड्रॉबैक मिलना था अगर आपने एप्लीकेशन विद इन टाइम दे दी। आपने क्या किया सर, वो एप्लीकेशन डिले कर दी, हालांकि आपको बाद में वो पैसे मिल गए क्योंकि डिपार्टमेंट ने वॉलंटरली वो आपको पैसे दे दिए, लेकिन वो सब घटनाएं सर आपकी रिपोर्टिंग डेट के बाद थी, तो उस केस में आपने कॉन्टिजेंट असेट दिखाया होगा। तो ऑन द सेम ट्यूनिंग अगर आपको सर बाद में रिकवरी मिलने की प्रोबेबिलिटी बन भी जाती है ना, कब? आपकी रिपोर्टिंग डेट के बाद, तो कॉन्टिजेंट असेट ही दिखाना अपने, उस केस में सर आप उसे असेट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। And the insurance entity will meet its obligation, otherwise it will be considered as a contingent asset that shall be accounted in accordance with the paragraph this one where an inflow of risk economic benefit is probable, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखता है, in order to encourage company and organization to generally contribute to the government COVID-19 relief fund, taxation law have been amended to reckon these contributions as deductible for the current financial year even if the contribution are made after the year end but within 3 months after the year end, ठीक है। Similarly, such contribution to COVID-19 fund are considered for compliance with annual spend on corporate social responsibility for the current accounting year under the Company Act. In this scenario, whether the contribution to COVID-19 relief fund made subsequent to the reporting date of the current accounting period can be provided for as expenses of the current accounting period. बिल्कुल भी नहीं साहब, आप एक्सपेंसिव प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप डिटेल इस केस में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने समरी की बात बताई थी कि हमने कुछ समरी बना रखी। आइए, इंड AS 36, मेरी बात बड़े ध्यान सुना साहब। इंड AS 36 क्या कहता है, अगर आपकी रिपोर्टिंग डेट पे इंडिकेटर एग्जिस्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट का टेस्ट करना पड़ेगा साहब। आई मीन टू से सर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट के लिए जाना पड़ेगा, फॉर्मल कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट करनी पड़ेगी। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर रिपोर्टिंग डेट पे इंडिकेटर एग्जिस्ट है जिसमें सर आपको कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर दे रखे हैं, कुछ इंटरनल इंडिकेटर दे रखे हैं, ठीक है। एक इंडिकेटर ये होता है कि अगर आपकी बैलेंस शीट डेट पे सर कोई ऐसा इंडिकेटर है जिससे आपको लगता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है आपके खिलाफ जाने वाला है, ठीक है, आपके लिए एडवर्स होने वाला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, उसे इंडिकेटर मान के इंपेयरमेंट की फॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, इररिस्पेक्टिव की इंपेयरमेंट हो या ना हो। अगर इंपेयरमेंट है तो लॉस बुक कर लो, नहीं तो सर इग्नोर कर दो, लेकिन आप उस केस में क्या करेंगे, कैलकुलेशन जरूर करेंगे, फॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कोविड-19 की सिचुएशन थी साहब, वो आपके लिए क्या थी, अनफेवरेबल बनने वाली थी, इसलिए आप इंपेयरमेंट करेंगे, बात नंबर 1। दूसरा, सर जब भी हम लोग क्या करते हैं इंपेयरमेंट लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कैरिंग अमाउंट, हाँ जी सर, माइनस क्या करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट, हाँ, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड नेट सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, नेट सेलिंग प्राइस, और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, ठीक है, जो भी इसमें से हायर होगा। वैल्यू इन यूज सर दो फैक्टर के बेस पे निकलता है, किस किस के बेस पे, कैश फ्लो के बेस पे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और इनटू सर डिस्काउंट फैक्टर। तो यहां पे सर कुछ बातें उठती हैं। सबसे पहले जो हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लेते हैं उसमें हम बेसिकली दो अप्रोच फॉलो करते हैं। एक सर होली सोली अमाउंट लेके चलते हैं, जैसे मान लो हमें लगता है साहब अगले साल 1 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 1.5 लाख, इस तरह से, ठीक है, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। एक मॉडर्न अप्रोच होती है साहब, जहां पे हम क्या करते हैं, हर साल के जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होते हैं ना वो प्रोबेबिलिटी बेस पे लेते हैं। जैसे मान लो पहले साल मेरे को लगता है कि साहब 70% चांस है 1,30,000 कैश फ्लो आएगा, 20% चांस है 1 लाख कैश फ्लो आएगा,
और 10% चांस है 80,000 कैश फ्लो आएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे कोविड-19 की वजह से क्या क्या करना आपने। दूसरा, जो डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं हम हमेशा असेट स्पेसिफिक लेते हैं, लेकिन अगर असेट स्पेसिफिक डिस्काउंट फैक्टर अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में हम क्या करते हैं सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले सकते हैं, या असेट या एंटिटी की इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ले सकते हैं, या फिर मार्केट की बोरिंग रेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, आप पहले मान लो कैश फ्लो लेके चलते थे ट्रेडिशनल अप्रोच पे, एक ही कैश फ्लो लेके चलते थे, लेकिन सर अब तो सिचुएशन ऐसी होगी कि एक एक्सक्लूसिव कैश फ्लो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे कहता है साहब उस केस में आप क्या करें, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के बेस पे कैश फ्लो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आप वेटेड एवरेज के बेस पे कैश फ्लो ले सकते हैं। दूसरा, डिस्काउंट फैक्टर सर अगर मान लो असेट स्पेसिफिक नहीं पता लग रहा तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में सर आप असेट स्पेसिफिक निकालने के लिए सर उस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, मार्केट का रेट ले लिया और उसको असेट स्पेसिफिक लेनी है सर, वो फैक्टर जो इंपैक्ट डालते हैं उसको इंक्लूड कर लेंगे, और जो इंपैक्ट नहीं डालते उसे क्या कर लेंगे, एक्सक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्या क्या लिखता है पढ़िए जल्दी जल्दी से। सबसे पहले पॉइंट में लिख रहा है, if due to COVID-19 entity are experiencing significant cancellation of its business order, the entity should perform an impairment testing। ठीक है, ये पता क्या कर रहा है, जैसे मान लो 31 मार्च को आपको पता है कि सर आने वाले टाइम में जो आपके ऑर्डर बुक थे अब वो कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके समय आप इम्पेयरमेंट कर लेना। मैंने आपको इस लैंग्वेज में बोला था कि ये आपके लिए क्या सब एक इंडिकेटर है। ठीक है, टू एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लो इट मे बी हेल्पफुल टू कंसिडर यूजिंग एन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अप्रोच एज अपोज टू ट्रेडिशनल अप्रोच टू प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। आइए साहब क्वेश्चन देखते हैं। COVID-19 global pandemic has caused substantial contraction in the entity business since March 20, and this depressed business scenario is expected to continue over next 6 to 9 months. ठीक है, in the next financial year 2021 as well. Entity are experiencing significant cancellation of its business order and booking by its customer. Does the entity need to carry out an impairment test to estimate recoverable of its नॉन फाइनेंशियल एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 लिखता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट ऑफ फाइनेंशियल एसेट है साहब वो हमेशा इंड AS 109 में होता है, और बाकी सर किसके अंदर होता है आपका नॉन फाइनेंशियल एसेट का किसके अंदर होता है साहब, इंड AS 36 के अंदर। और इंड AS 36 के अंदर सर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट है तो वो भी इंड AS 36 के अंदर ही इंपेयरमेंट होती है। ठीक है, चलिए Paragraph 8 of Ind AS 36 require estimate of recoverable amount if there are indication that the impairment loss has occurred. ठीक, however it may be noted that as per paragraph 10 of Ind AS 36, irrespective of whether there is indication of impairment, an entity shall also test। ये तीन एसेट ऐसी होती है जहां पे सर आप हमेशा क्या करते हैं, इंपेयरमेंट करते हैं, चाहे इंडिकेटर हो या ना हो। एक तो गुडविल अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, दूसरा सर अगर आपकी कोई भी इंटेंजिबल एसेट है जो अवेलेबल फॉर यूज, मतलब आपने अभी तक यूज नहीं की है, अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। ठीक है, तीसरी सर जो आती है वो आती है अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट सर जिसकी इनडिफाइनाइट लाइफ है। ठीक है, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, एनुअली इंपेयरमेंट करेंगे, इररिस्पेक्टिव इंडिकेटर है या नहीं है, फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। Ind AS 36 provides certain indicator of impairment. The indicator are broadly categorized into external and internal source of information. One of the external source of information indicating impairment is significant change with an adverse effect in the entity that have taken place in economic environment in which the entity operate or the market to which an asset is dedicated। ये मैंने आपको बता दिया साहब कि कुछ अगर ऐसे फैक्टर है जो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपके खिलाफ जाने वाले, साहब आपके लिए एडवर्स इफेक्ट डालने वाले, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये एक इंपेयरमेंट का इंडिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अकॉर्डिंगली इन व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन in the economic activity of the entity due to COVID-19 outbreak, the likelihood that a triggering event has occurred in the January-March quarter of 20 and impairment test is required has increased significantly, including for assets that are required to be tested for impairment annually। ठीक है, therefore for the financial year ending 31st March 20 the entity should perform an impairment testing including determining the recoverable amount of its non-financial asset। ठीक, चलिए, in view of the significant uncertainty and turbulent times caused by rapidly evolving COVID-19 impact, what would be the possible approach to estimate the future cash flow? सर आप ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह कौन सी अप्रोच ले लेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अप्रोच ले लेंगे साहब। ठीक है, ये बात होगी थी। Since the announcement of COVID-19 pandemic, financial and capital market have been volatile. In particular, the risk-free discount rate has decreased substantially and are expected to remain low over the next few years। बिल्कुल ठीक है भाई, जब सारी मार्केट गिर रही होगी तो आपका रिस्क फ्री रेट भी गिर गया, और उसकी वजह से सर क्या होगा, जो आपके असेट स्पेसिफिक रेट है या आपकी जो बोरिंग कॉस्ट रेट है साहब, या आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट है, वो सारे गिर रहे होंगे। ऑल्सो असेट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट मे नॉट बी अवेलेबल
बिल्कुल पॉसिबल है। कैन एंटिटी यूज अनदर मेथड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइनिंग यूजिंग टेक्निक सच एज कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल? ये आप लोगों ने CAPM मॉडल FM में पढ़ रखा होगा, जिसमें आप क्या करते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस आपका बीटा और रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम कैसा निकलता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस आपका रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है सर, जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हमेशा इंडस्ट्री का होता है, और बीटा सर क्या होता है, आप एंटिटी वाइज निकालते हैं। तो फिर जो मार्केट का इंडस्ट्री का रिस्क है उसका बीटा से मल्टीप्लाई करके सर पर्टिकुलर एंटिटी का रिस्क निकाल लेते हैं, और उसका सर उसका CAPM के अंदर सर उसका क्या निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है सब इसका। वेटेड एवरेज कॉस्ट में तो आपका KD प्लस KP प्लस KE। एक्चुअली ना मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, मेरे को सारा पता ही है, बट वर्डिंग जो निकल के आ रही है वो डिटेल के लिए निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए क्या लिखता है, when an asset specific rate is not directly available from the market and it use surrogate to estimate the discount rate। ठीक है, ये सब मैंने वो आपको बताया साहब कि उस केस में आप क्या करते हैं, डिस्काउंट रेट निकालेंगे जनरली, या तो आप एंटिटी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, या फिर आपका बोरिंग रेट निकालेंगे, फिर मार्केट का बोरिंग रेट निकालेंगे, उसमें फिर आप एडजस्ट कर देंगे फैक्टर। यहां पे ये लाइन मैं पढ़ लेता हूं, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। Other market borrowing rate and adjust to it reflect the way that the market would assess the specific risks associated with the asset estimated cash flow and to exclude risks that are not relevant to the asset estimated cash flow or which the estimated cash flow have been adjusted. For the purpose, consideration should be given to the risks such as country risk, currency risk and price risk. Accordingly, as per Ind AS 36, an entity can use weighted average cost of capital determined using techniques such as the CAPM. However, the adjustment of such rate to reflect the way that the market would assess the specific risk associated with the assets estimate cash flow should include the risk arising from COVID-19। ठीक, चलिए सब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इंड AS 12 से रिलेटेड दो चार प्यारे प्यारे से इशू डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे प्यारा एक इशू डिस्कस करना चाहता हूं। हम लोग जो डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हम लोग जो डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए सर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले सर आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर में आपके पास सर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जिसके अगेंस्ट सर आप डेफर्ड टैक्स असेट को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड, अगर आपके पास अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है या आपके पास सर क्या है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज है, तो आप डेफर्ड टैक्स असेट तब बनाएंगे जब आपके पास सर्टेनिटी हो इस बात की कि आने वाले टाइम में सर आप फ्यूचर टैक्सेबल इनकम कमाएंगे जिसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो सकता है। तीसरी बात, जब भी आपके पास डेफर्ड टैक्स असेट होती है तो आप हर रिपोर्टिंग डेट पर सर उसे रिव्यू करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या इसकी अल्टीमेट रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक, अच्छा, अब वो कहता साहब कोविड-19 की वजह से जो आपके इंड AS 12 के फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर आपको चेक करने चाहिए। देखिए क्या लिखता है, What are the few critical requirements of Ind AS 12 income tax that require particular attention in the context of the COVID-19 impact on entity current and future financial performance? सब तीन फैक्टर तो मैंने बता दिए। सबसे पहले, अगर आपने डेफर्ड टैक्स असेट किसी आइटम पर रिकॉर्ड की तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा साहब कि क्या फ्यूचर में टैक्सेबल टेम्परेरी इनकम आ जाए, फ्यूचर में आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जिसके अगेंस्ट सर आप इस डिफरेंस को एडजस्ट कर लेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट को एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा, अगर आपके पास अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है तो आप उस केस में भी ये चेक करेंगे। और तीसरा, आपने अगर डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड करके तो हर बैलेंस शीट पे आप क्या करते हैं सर, रीअसेस करते हैं। तीनों काम करने पड़ेंगे। हाँ जी सर। अच्छा, अब आप मेरी बात बड़े ध्यान सुनना सर। आपको ये बात पता है कि अगर आपने मैट के अंदर टैक्स पे कर दिया तो आपको सर मैट का क्रेडिट मिल सकता है फ्यूचर में, अगर आपका रेगुलर टैक्स मैट के टैक्स से ज्यादा होगा तो आपको ये फैक्टर भी अब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम लोग एज पर इंड AS 12 जो हमारा मैट क्रेडिट सर उसको हम लोग डेफर्ड टैक्स के में दिखाते हैं, तो अब आपको वो भी रिव्यू करना पड़ेगा। एक बड़ी प्यारी सी बात और बताता हूं, डेफर्ड टैक्स असेट बनाते हो सर आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में सब चीजें चेक करनी पड़ती है। क्या DTL में ऐसा कुछ होता है? जनरली DTL में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है, मैं पेरेंट कंपनी हूं, ठीक है, मैंने अपने यहां पे क्या किया साहब, सब्सिडरी कंपनी की असेट और लायबिलिटी को मर्ज कर लिया। जब मैं सब्सिडरी कंपनी की असेट और लायबिलिटी को मर्ज करती हूं तो सर जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट था मेरा उसके कंपैरिजन में सर अगर सब्सिडरी की नेट असेट बढ़ जाती है तो सर जब सब्सिडरी की नेट असेट बढ़ती है तो उस केस में सर बुक्स में मेरा कैरिंग अमाउंट बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स, जिसके ऊपर सर क्या होता है, DTL बनता है। ठीक है, लेकिन सर एक एक्सेप्शन डाल रखा है इंड AS 12 ने। इंड AS 12 ये कहता है, देखिए, अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट बढ़ गई है
तो ये गिरेंगी कब? ये तब गिरेंगी साहब जब सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड बांट देगी। अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड बांटेगी साहब तो उसकी एसेट गिर जाएंगी, और आप क्या करना, अभी टाइमिंग के लिए डीटीएल बना लो, बाद में से रिवर्स कर देना। लेकिन इंड एस 12 ये कहता है कि अगर पेरेंट कंपनी को ये लगता है कि नियर फ्यूचर में उसने डिविडेंड बांटना ही नहीं। क्यों नहीं बांटना? क्योंकि सर उसकी चलनी है। भाई आप पेरेंट कंपनी हो, आपको पता है सब्सिडरी कंपनी में आपने पैसा लगा रखा और आपको पता है इसकी जो ग्रोथ होगी, आपने इसी में वो पैसा लगाते रहना, आपने पैसा विड्रॉ ही नहीं करना, डिविडेंड बंटवाना ही नहीं, तो उस केस में सर डीटीएल आप नहीं बनाएंगे। ये सर एक प्रोविजन है। अब हुआ क्या, देखिए कोविड-19 की वजह से सर आप इस फैक्टर को भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है सर कोविड-19 की वजह से पहले आपको लगता हो कि सर हम लोग क्या करेंगे, आने वाले टाइम में डिविडेंड बांटेंगे, और अब आपको लगता है हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो सर जो डीटीएल आप बना रहे थे अब उस डीटीएल को नहीं बनाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले आप क्या करते थे सर, डीटीएल नहीं बनाते थे क्योंकि आपको लगता था कि सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को आपने बांटना ही नहीं, क्योंकि आपको फंड की नीड ही नहीं पड़ेगी, आप अपने फंड खुद मैनेज कर लोगे। लेकिन अब आपको लग रहा है साहब आपकी सिचुएशन खराब है और आपको सब्सिडरी कंपनी से फंड चाहिए और वो आप डिविडेंड के रूप में लेने वाले हैं, तो इस केस में सर फिर आप क्या करेंगे, डीटीएल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए important point, if due to COVID-19 circumstances the uncertainty arising out of the impact, entity should reassess its estimation of recoverability of deferred tax asset. The parent entity shall recognize DTL on subsidiary profit to the extent that it is probable that the aforesaid taxable temporary difference will reverse in future, which was not required to recognize earlier due to undistributed profit of the subsidiary. अब यहाँ पे सर ये जो क्वेश्चन है इसको दो एंगल से देखा गया। देखिए ये 4 पॉइंट मैंने आपके साथ बता दी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं बार बार 2 बार रिपीट करूंगा, एक बार क्वेश्चन 2 में, एक बार 1 में। ऑन द सिमिलर लाइन एन एंटिटी एच है। फर्दर मोर पैराग्राफ 39 ऑफ इंड एस 12 प्रोवाइड दैट एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज डीटीएल फॉर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एसोसिएट विद इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ब्रांचेज एसोसिएट एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट मैनेजमेंट इफ इट इज एबल टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ टेम्पररी डिफरेंस एंड इज प्रोबेबल दैट दोज डिफरेंस विल नॉट रिवर्स इन फ्यूचर। ये वो कह रहा साहब कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आप डिविडेंड नहीं ले पाएंगे तो उस केस में सर आपने क्या करना, डीटीएल अब नहीं बनाना। ठीक है, यहां पे सर वो कहता है कि अगर आपको कोई अनसर्टेनिटी लग रही है अबाउट इनकम टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में तो आपको उसको भी रिव्यू करना चाहिए। क्वेश्चन 2 थोड़ा ट्रैक से हटके है, आपको मैं पहली बार साहब इस आज की क्लास के अंदर 30-35 सेकंड दे रहा हूं, इस क्वेश्चन 2 को पढ़िए आप एक बार ना, जल्दी पढ़िए। देखिए an entity has a subsidiary which has substantial amount of undistributed profit and the parent has retained this profit for the purpose of planned expansion of its subsidiary business. ठीक है, as a result there were material amount of taxable temporary difference and consequential amount of unrecognized deferred tax liability. In view of the unexpected and sudden onset of its global pandemic COVID-19, the parent has re-examined its overall business strategy and decided to postpone the business expansion plan of this subsidiary. ठीक है, instead it is contemplating repatriation of undistributed profit of this subsidiary subsequent to the reporting date, which would help tide over the liquidity problem at the parent entity. In this scenario, what are the deferred tax amounting implication for the current financial year? ठीक है, तो इस केस में सर आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना लेंगे। देखिए क्या लिखता है, एज डिस्कस्ड इन क्वेश्चन 1 पैराग्राफ 39 ऑफ इंड एस 12 प्रोवाइड दैट एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। इसकी बात कर रहा साहब, ठीक है। However, now in the context of the changed economic environment due to the onset of the global pandemic COVID-19, repatriation of undistributed profit of the subsidiaries contemplated. Consequently, the parent entity should recognize deferred tax liability to the extent that it is probable that the aforesaid taxable temporary difference will reverse in future. This should be accounted for as a change in accounting estimate. अब आप मेरी बात को ध्यान सुनना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता साहब कि कौन कौन से आपने फैक्टर कंसीडर करने हैं इंड एस 12 में, तो आपने ना एक फैक्टर ये भी लिखना है कि अगर आपको लगता है कि आप सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को आने वाले टाइम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उस केस में सर आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आप पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते थे, क्यों नहीं रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि आपको पता था कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने सब्सिडरी कंपनी के, लेकिन अब
आपको लगता है कि आपके यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम है और उसको मिट आउट करने के लिए आपको कैश चाहिए और वो कैश आप सब्सिडरी के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, अब डिटेल बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस एंगल से पूछा गया है। चलिए, एम्प्लॉय बेनिफिट। सर हुआ क्या, जैसे ही सर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ तो एम्प्लॉय को सर टेम्परेरी लीव दी गई विद पे। अगर टेम्परेरी लीव विद पे दी गई है तो क्या ये स्टिल आपका शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा साहब। देखिए क्या लिखता है, इफ ड्यू टू कोविड-19 सर्कमस्टांसेस टेम्परेरी लीव हैव बीन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय, द एंटिटी कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द एम्प्लॉय सैलरी फॉर टेम्परेरी लीव एज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बिल्कुल, एज ए कॉन्सिक्वेंस टू गवर्नमेंट preventive measure to contain the spread of COVID-19, entity have been asked to close down the office since last week of March, and employees have been advised to work from home, and in some cases temporary leave have been granted. In case employees sent on temporary leave but with full pay, whether the salary paid can be deferred and charged to statement of P&L account when they resume work। बिल्कुल भी नहीं पता ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो आपने एम्प्लॉय को कहा भैया घर जाओ वर्क फ्रॉम होम करो, ठीक है, हम आपको सैलरी देंगे, ये उसकी बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है एम्प्लॉय को हम आपको टेम्परेरी लीव दे रहे हैं, आप अभी काम ही मत करो, अपना घर पे आराम करो और हम आपको पैसे भी देंगे। तो क्वेश्चन ये कहता साहब कि अब एम्प्लॉय यहाँ पे आके काम करेगा अगले साल, तो क्या ये वाला खर्चा में डेफर्ड करना चाहिए अगले साल के लिए? बिल्कुल भी नहीं साहब, क्योंकि ये आपने सर क्या किया, लीव विद पे दिया साहब। ठीक है, इसका सर आने वाले टाइम के काम से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे सर, इसे एज ए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट रिकॉर्ड करेंगे। देखिए क्या लिखता है आंसर, इन द गिवन केस द एम्प्लॉय आर in the service of employer and the salary oblique wages paid for the temporary leave will be categorized as short-term employee benefit as defined in Ind AS 19. The entity continue to recognize the employee salary for temporary leave as short-term employee benefit expenses as and when incurred unless another Ind AS required or permit to include of the benefit in the cost of the asset। ये मैं आपको बताता हूँ ये लास्ट में क्या लाइन लिखी है। जैसे मान लो आपका जो एम्प्लॉय था वो एक्सक्लूसिव सर कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट पे काम कर रहा था, तो उस केस में सर आपको क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय की सैलरी कैपिटलाइज करनी पड़ती है। तो कहता है अगर वो स्पेसिफिक किसी और इंड एस में ट्रीटमेंट है तो फिर तो वो कर दीजिए। मान लो अगर आपने एम्प्लॉय को टेम्परेरी लीव पे भेज दिया विद पे और वो एम्प्लॉय सर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे काम कर रहा था, तो उस केस में उसकी सैलरी कैपिटलाइज करनी थी, तो अभी भी कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, नॉर्मली P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो साहब। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है गवर्नमेंट ग्रांट का। हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कहा कि हम आपका पीएफ जमा करा देंगे आपके बिहाफ पे। ठीक है, तो यहां पे सर दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या इसे गवर्नमेंट ग्रांट माने या नहीं माने। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट है तो इसे रिकॉर्ड कब करना चाहिए। आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना साहब। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई भी रिसोर्स देती है साहब तो वो गवर्नमेंट ग्रांट है। इवन कभी कभी अगर गवर्नमेंट से रिसोर्स नहीं देती लेकिन उसके पास रिसोर्स आने थे और वो रिसोर्स नहीं आ पाते तो उसको भी हम गवर्नमेंट ग्रांट मानते हैं। ठीक है, इंड AS 20 की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। और सेकंड, आप गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉर्ड करेंगे, आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाएगी कि आपको पैसा भी मिल जाएगा और गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड आप कंडीशन पूरी कर लेंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में सर गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा, अगर गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे सर पीएफ जमा कराने वाली है तो आप इसे गवर्नमेंट ग्रांट मानेंगे। सेकंड, इसे आप रिकॉर्ड तब करेंगे जब आपके पास क्या आ जाएगी, रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाएगी। आइए क्या लिखता है, इफ ड्यू टू COVID-19 circumstances an entity receive any assistance from government whose value can be ascertained shall be recorded as a grant provided there is reasonable assurance that the entity will comply with the condition attaching to them and the grant will be received। In the present economic environment, many entities have been suffering from acute cash flow problem and facing serious concern of business viability. In order to prevent huge unemployment scenario and to rescue the business entity, government has decided to pay the employer share of employee provident fund contribution for March 20. How should it be accounted for in the financial statement? देखिए ये सब वही कहानी लिखी साहब कि हम लोग ग्रांट किसे मानेंगे। ठीक है, Thus, contribution of employer share to provident fund by the government in the present case fall within the definition of government grant of Ind AS 20. Therefore, the entity should recognize it in accordance with the provision of Ind AS 20, provided there is reasonable assurance that entity will comply with the condition attaching to them and the grant will be received. Further, such grant is in the nature of revenue. चलिए, Ind AS 21 के बारे में बात कर लेते हैं।
आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। होता क्या है, आप एक एंटिटी हो, ठीक है, आपने फॉरेन से लोन ले रखे हैं। अब जब आपने फॉरेन से लोन ले रखे साहब, तो आपको कुछ फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया है। तो कोविड-19 की वजह से आपने एक अर्जी लगाई कि साहब ये जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है ना, इसकी वजह से हम लोगों का यहाँ पे साहब लॉस बढ़ गया करंट ईयर में, तो क्या हम इस लॉस को फर्दर डेफर्ड कर सकते हैं? मना कर दिया गया साहब। कहता है एज पर इंड AS 21 देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डेफरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस, आप इसे इमीडिएटली पेनल अकाउंट में चार्ज करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, कहता साहब हमने क्या कर रखा, फेयर वैल्यू हेज करा रखा है। अगर आपने फेयर वैल्यू हेज करा रखा साहब, तो उस केस में मैं बता दूं आप लोगों को, जितने भी डिफरेंस है ना, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है या आपका फेयर वैल्यू मेजरमेंट डिफरेंस है, वो सारे के सारे एज पर इंड AS 109 में ट्रीट होंगे, क्योंकि हैज अकाउंटिंग इंड AS 109 में ट्रीट होती है और फेयर वैल्यू हैज में जो डिफरेंस होते हैं वो हमेशा पेनल अकाउंट में जाते हैं। तो अगर आपने हैज भी ले रखा तब भी आप डेफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डेफर करेंगे तो आप कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इंड AS 109 चले जाएंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़िए क्या लिखता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए। सबसे पहले क्या लिख रहा है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस arising on a monetary item cannot be deferred even in case of COVID-19 circumstances. Practical question देखिए, an entity in order to meet its huge requirement of fund for deployment in business such as investment in plant and machinery or other बिजनेस रिक्वायरमेंट रेजिंग फंड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट इन फॉरेन करेंसी मेनली US डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे ना वो आपको थोड़ा भावुक करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको ये बताना चाहता है कि आपने जो पैसा लगा रखा है ना लोन लेके, वो फिक्स एसेट में लगा रखा है। मैं बता दूं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन वो क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है। एज पर AS 11 अगर आप पैरा 46 और 46A के बारे में हल्का फुल्का जानते हो तो वहां पे सर आप फिक्स एसेट में उसे डेफर्ड कर सकते थे। ठीक है, अगर आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट से रिलेटेड तो आप उसके चेंज को डेप्रिसिएबल एसेट में डाल देते थे और बाकी सारे फॉरेन एक्सचेंज गेन को सर आप डेफर्ड कर, आप फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के नाम से डेफर्ड कर सकते थे। ठीक है, वो पुरानी घटना थी साहब। अब इंड AS में सर ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरा, आपको ये इस तरह से भावुक करने की कोशिश कर रहा है कि आपने ना प्लांट एंड मशीनरी में पैसा लगाया है जिसको आप डेप्रिसिएट करेंगे, तो क्यों ना इस अमाउंट को भी आप डेफर्ड कर दें। आप बोलना साहब इंड AS 21 में कोई ऐसा प्रोविजन है ही नहीं, इसलिए आप कोई भी डेफर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपको मैंने इंड AS 16 कराया स्टार्टिंग में, वहां पे कई बच्चों को थोड़ा इमोशनल सा होकर लगता है यार अब एसेट यूज ही नहीं हो रही तो डेप्रिसिएशन तो नहीं लगना चाहिए। सर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं इंड AS के अंदर। ठीक है, चलिए, द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 हैज लेड टू सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी in the financial market all around the world. Depreciation in Indian rupees have been witnessed against US dollar. The entity is preparing its financial statement under Ind AS and its functional currency is INR. ठीक है, the entity has not entered into derivative contracts such as foreign exchange forward contract to hedge the foreign currency risk. अगर वो सर डेरिवेटिव मतलब अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तब भी हम कोई भी डेफर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, since the announcement of COVID-19 as a global pandemic, the depreciation of INR against US dollar has accelerated and it has a material impact on the profitability of the entity. Therefore, can the foreign exchange translation difference relating to foreign currency borrowing be deferred and recognized over the balance period of the foreign currency borrowing? बिल्कुल भी नहीं साहब। Accordingly, the same cannot be deferred and amortized over the balance period of the foreign currency. ठीक है, सेकंड सर वो कहता है कि अगर आपने हैज अकाउंटिंग कर रखी, हैज मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज ले रखा है इसके अगेंस्ट, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तब भी आप ऐसा पॉसिबल नहीं है साहब। लिखता है देयरफॉर अकाउंटिंग पॉलिसी टू एमोर्टाइज द फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन करेंसी लोन विल बी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फेयर वैल्यू हैज अकाउंटिंग। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो सर कॉन्ट्रावेंशन कर लेंगे, क्योंकि इंड AS 109 कहता है सर सारे डिफरेंस आपने कहाँ लेके जाने, P&L अकाउंट में लेके जाने। ठीक है, इंड AS 102 का क्वेश्चन है शेयर बेस्ड पेमेंट का। मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, ये है मेरी ग्रांट डेट। अगर मैं ग्रांट डेट पे कोई भी SBP इशू करता हूं सब इक्विटी वाला, ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई भी चेंज आता है इसके अंदर, तो वो चेंज अगर मार्केट बेस्ड चेंज है तो उसका इंपैक्ट हमें हमेशा फेयर वैल्यू पे लेके चलते हैं, और अगर सर वो एंटिटी बेस्ड है नॉन मार्केट है तो उसका इंपैक्ट हम नंबर ऑफ SBP लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर सर यहां पे कोई भी चेंज आता है मार्केट की वजह से तो उसका इंपैक्ट फेयर वैल्यू पे आता है, और मैं बता दूं वो फेयर वैल्यू का इंपैक्ट हम ऑलरेडी ग्रांट डेट पे ले चुके होते हैं। इसलिए मेरी वर्डिंग बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप इक्विटी SBP इशू करते हैं और बाद में
कोई भी सर मार्केट में चेंज आता है तो उसके चेंज का इफेक्ट आप बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि उसका इफेक्ट आप ऑलरेडी ग्रांट डेट पे ले चुके होते, इसलिए हम ग्रांट डेट पे सर जो भी फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी वो लेके चलते हैं। घटना नंबर 1। घटना नंबर 2 साहब, अगर फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाता साहब तो हम उसका इंपैक्ट ले लेते हैं, और मॉडिफिकेशन तब होता साहब जब आप क्या करते हो, एक्सरसाइज प्राइस में चेंज करते हो। अब हुआ क्या, आपने अपने एम्प्लॉय को एसबीपी दे रखे तो कह रखा था कि आपने ना अपने जो इक्विटी शेयर है आपने इस वैल्यू तक अचीव करना, टारगेट दे रखा था। अब आपको लगा सर वो टारगेट पूरा हो ही नहीं पाएगा, तो क्या उस केस में आप अपने एसपीपी को हटा दोगे या कंटिन्यू रखोगे या उसकी वैल्यू में कुछ चेंज करेंगे? आप बोलेंगे सर हम कंटिन्यू रखेंगे टिल वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि कोई भी अगर मार्केट में चेंज है तो उसका हम इंपैक्ट नहीं लेके चलते साहब, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, देखिए क्या लिखता है। इफ ड्यू टू कोविड-19 सर्कमस्टेंसेस कॉन्सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, बेटा मैं जानबूझ के आपको पहले समरी पढ़ा रहा हूं ताकि आप बाद में खाली समरी भी पढ़ लोगे ना एग्जाम के दिन तो आपका काम चल जाएगा। Then no change in fair value of SBP as the fair value of SBP granted is determined as the grant date and it is not reversed subsequently. पढ़िए आराम से क्वेश्चन क्या लिखता है। An entity has a number of equities, excuse me, number of equity settled share based payment scheme for its employee, देखना number of equity settled है, ठीक है, across different category during last financial year 18-19 the entity had granted equity share to senior management which will vest on April 30, 21, ठीक है, and one of the condition for final eligibility of the equity share is based on the target market price of the entity share by the end of the financial year 2021 March 31st 21 होगा, ठीक है। Considering the current scenario affected by global pandemic, the entity expect to experience a depressed economic environment in its business sector and substantial decline in its financial performance and cash flow over next 2 years and therefore consequential decline in market price of the equity share, ठीक है। आपको जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है सब। As of 31st March, the share price of the entity equity share is much below the target price required under the employee share based payment scheme. Sorry. How should the entity consider this development in the accounting for its equity settlement share payment for the current financial year? Market conditions such as target share price upon which vesting is conditioned shall be taken into account when estimating the fair value of the equity instrument grant, मतलब grant date पे आप सर ये सब चीजें कंसिडर कर चुके होते हैं। The fair value of the share granted is determined at the grant date and is not revised subsequently. Therefore, neither increase nor decrease in the fair value of the equity instrument after grant date affect the equity share based cost recognized by entity except in case of modification. अगर modification का केस है सर तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। The entity shall recognize an amount for service received during vesting period based on the best available estimate of the number of equity instrument except to vest and shall revise estimate if necessary. However, company with share-based payment whose vesting depend on achieving non-market performance condition, earning per share target may need to revise their estimate of the number of instrument expected to vest. मैंने बोला था ना, देखिए दो चीजें होती है सर, एक होती है फेयर वैल्यू, एक होती है नंबर। अगर आपका मार्केट बेस्ड कंडीशन है तो उसका इंपैक्ट फेयर वैल्यू होता है जो ऑलरेडी ग्रांट डेट पे ले चुके होते हैं, इसलिए सब्सिक्वेंटली उसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करते। लेकिन अगर आपका नॉन मार्केट बेसिस सर उसका सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर होता है, नंबर ऑफ एसपीपी के ऊपर होता है, जिसका साहब हम लोग क्या करते हैं फर्दर इंपैक्ट ले लेते हैं साहब, ठीक है। क्या लिखता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट विच वुड इंपैक्ट ऑफ द चार्ज द प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, ठीक। चलिए अब सर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपका वैसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसकी स्कोरिंग काफी अच्छी है 115, ये उससे रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूं, एक सिचुएशन डिस्कस करता हूं, उसका पॉइंट पढ़ाता हूं और उसका क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। क्योंकि एक साथ 7 क्वेश्चन दे रखे सर, 7 सिचुएशन डिस्कस करूंगा तो आपके साथ मिक्सअप ना हो जाए साहब, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक सिचुएशन उसके साथ उसका क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सर हुआ क्या, आपका एक ऑन गोइंग कस्टमर है कुछ ना, ऑन गोइंग कस्टमर समझते हैं, आपने माल बेचा, उन्होंने पेमेंट पेंडिंग रखी, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने पेमेंट कर दी, फिर आपने माल बेचा, फिर पेंडिंग, फिर ये सब चलता रहता साहब, ठीक है। ऑन गोइंग कस्टमर का मतलब क्या है, आपने माल बेचा, पेमेंट आएगी, कुछ पेमेंट पेंडिंग रहेगी, फिर से माल बेचा, सब ये सब चलता है, ठीक है। कोविड-19 की वजह से हुआ क्या, आपका जो कस्टमर है लग रहा साहब अब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में सर आप क्या क्या इंपैक्ट डालेंगे अपनी बुक्स पे, मेरा पहला क्वेश्चन।
अगर आपने ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रखी तो क्या उसे रिवर्स करेंगे आप? अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना साहब। इंड एस 115 कहता साहब आपने जब भी रिवेन्यू रिकॉर्ड करनी है तो आपको 5 स्टेप मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। और पहले स्टेप के अंदर सर आपको 5 क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में, जिसमें सबसे लास्ट वाली कंडीशन होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर है उस केस में आप रिवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी से पैसे आ जाएंगे, मतलब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अगर सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन नहीं है तो उस केस में आप रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, ये सब आपको इंसेप्शन डेट पे देखना होता है। अब जिन कस्टमर से आपको पैसे नहीं आने, इसका मतलब इंसेप्शन डेट पे तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके होंगे, क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से वो कस्टमर पेमेंट करने की कंडीशन में, लेकिन पहले तो कंडीशन में थे। अब आपने क्या करना सर, आपने 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले जो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया उसे आप चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के अगेंस्ट आपका जो डेटर या ट्रेड रिसीवेबल है तो उसका आप इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे एज पर इंड AS 109। और तीसरा, अभी तक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुई है, मतलब अगर मान लो आपने अभी कुछ गुड्स और सर्विस और दे रखे और उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी पेंडिंग है या कोई भी सिचुएशन है, तो उस केस में सर आप फर्दर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखिए क्या लिखता है, आइए सबसे पहले पढ़िए। इफ ड्यू टू कोविड-19 सर्कमस्टांसेस, ये 7 पॉइंट है, मैं 7 एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, कस्टमर डज नॉट हैज एबिलिटी टू पे, डज नॉट अफेक्ट द इनिशियली रिकॉर्डेड रेवेन्यू। बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने मैराथन के अंदर भी ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रखे, कोविड-19 के स्पेशल डिस्कस कर रखे। ठीक है, रिलेटेड ट्रेड रिसीवेबल ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट असेट आर रिक्वायर्ड टू बी असेस्ड फॉर इम्पेयरमेंट अंडर इंड AS 109। नो फर्दर रेवेन्यू रिकॉग्निशन अंटिल द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर सब्सिक्वेंटली मेट। इंड AS 115 क्या लिखता है, revenue from contract with customer, paragraph 9 require entity to account for revenue contract start recognizing in the financial statement only when 5 condition are fulfilled। ठीक है, ये 5 कंडीशन सर कौन कौन सी, जो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर वाली कंडीशन, उसमें सबसे लास्ट वाली कंडीशन है कि आपके पास सर्टेनिटी होनी चाहिए कस्टमर से पैसे आ जाएंगे। ठीक है, वन ऑफ द कंडीशन क्लोज ई ऑफ पैराग्राफ 9। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, एक तो 5 स्टेप है सर इंड AS 115, 5 स्टेप में जो पहली कंडीशन है उसके अंदर 5 कंडीशन है साहब, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, Clause E of paragraph 9 stipulate that it is probable that the entity will collect the consideration to which it will entitle in exchange for goods or service that will be transferred to the customer. In compliance with this condition, an entity has started recognize revenue from a sale of goods contract from the beginning of the financial year 1920. Now, due to COVID-19 outbreak, the customer has come into serious financial difficulty and this liquidity scenario is likely to continue for under 12 month। मतलब आपको लग रहा है अगले 12 महीने तक पैसे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, does the entity need to reassess this criteria due to significant deterioration in the customer credit worthiness? What is the accounting for the initial advance part consideration the entity had received from the customer whose credit worthiness has subsequently deteriorated significantly? ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से साहब, यहां पे आपने वही आंसर देना। देखिए सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है, एट इंसेप्शन पे असेस करेंगे आप, एंड आर नॉट रीअसेस्ड अनलेस देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। उसके बाद लिखता साहब, इफ द एंटिटी डिटरमाइन दैट द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट द कलेक्टिवली क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ई ऑफ इंड AS, द इंड AS will not recognize, the entity will not recognize any further revenue from the time of such assessment till the time of the criteria of E is fulfilled. So the customer does not ability to pay then। वही सब तीनों पॉइंट सेम लिखे। पहला, इट डज नॉट अफेक्ट इनिशियल रिकॉर्डेड रेवेन्यू, रिलेटेड रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट asset are required to be assessed for impairment under Ind AS 109. No further revenue recognition until the recognition criteria are subsequently met। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मेरा ना एक कस्टमर था जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि मैं उसे अगले 3 साल तक एक फिक्स क्वांटिटी थी और एक रेट था कि मैं इतनी क्वांटिटी इतना रेट दूंगा। ठीक है, सब यहाँ पे आके क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से अब या तो ये हो सकता है कि जो कस्टमर है उसने क्वांटिटी कम कर दी हो, या ये पॉसिबल है कि सर क्वांटिटी सेम है लेकिन मैंने रेट रिड्यूस कर दिया हो। अगर ऐसा होता है तो उसका हमें इम्पैक्ट कैसे लेना है। देखिए मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, जब भी सर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होता है तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या मॉडिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन में फर्दर आपको चेक करना है, देखिए पहले यहां बात करते हैं मॉडिफिकेशन क्या है। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, मॉडिफिकेशन है या नहीं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है साहब, आप स्कोप में या रेट में या दोनों में
चेंज करते हैं और वो चेंज सर इनफोर्सेबल नेचर का है और दोनों पार्टी उस पर एग्री होती है, ठीक है। तो अगर मॉडिफिकेशन है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन में सिचुएशन कौन सी है। अगर आपका स्कोप इंक्रीज होता है और साथ में जो भी नई क्वांटिटी आती है साहब या नया स्कोप आता है उसमें सर आपका जो स्टैंड अलोन प्राइस है उसका वो प्राइस इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे। अदरवाइज फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा साहब कि अगर वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मॉडिफिकेशन में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका मॉडिफिकेशन है क्या वो क्यूमुलेटिव कैचअप है। अगर वो क्यूमुलेटिव कैचअप है तो आप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू निकालेंगे और प्रोस्पेक्टिव उसका इंपैक्ट ले लेंगे। अगर वो क्यूमुलेटिव कैचअप नहीं है तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा साहब कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ऐसी है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। अगर ऐसा तो हम इसे क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, इसे फर्दर रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो मोटे तौर पर बात क्या आती है साहब कि अगर आप क्वांटिटी या रेट में कोई भी रिडक्शन करते हो तो सर इसका इंपैक्ट आपने कैसे लेना, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेना। देखिए क्या लिखता है, देयर इज एनी रिडक्शन, इसे ऐसे पढ़िए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। If due to COVID-19 circumstances there is any reduction in tariff or quantity, its impact shall be taken on prospective basis। आइए क्वेश्चन देखिए। An entity has a 3-year contract for supply of electricity power to an industrial undertaking in view of the expected manufacturing activity due to depressed economic condition of COVID-19. The entity has accepted customer request to reduce the electricity tariff as well as minimum quantity that will be taken over the remaining period of the contract, ठीक है। हो सकता है सर आपने जो रेट फिक्स कर रखो एक मिनिमम क्वांटिटी के बेस पे कर रखो, अब आपने वो भी रिड्यूस कर दी। हाउ शुड द चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन बी अकाउंटेंट, द इश्यूज टू बी डिटरमाइंड इज वेदर दिस चेंज इज एसोसिएटेड विद द वेरिएबल कंसीडरेशन और इट इज ए केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। सर अगर वेरिएबल कंसीडरेशन है तो उस केस में आप क्या करेंगे, रीअसेस करते हैं सब रिवेन्यू को। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो जाता है। अब मेरी बात सुना ध्यान से ना, इंडेस 115 के अकॉर्डिंग अगर आपने सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसा फैक्टर है प्राइस में जो फ्यूचर के इवेंट के बेस पे सर वो फैक्टर चेंज हो सकता है, उसे हम वेरिएबल कंसीडरेशन बोलते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी टर्म एंड कंडीशन थी उसमें कोई भी चेंज करते हो इन रिगार्ड टू स्कोप या रेट या दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल कंसीडरेशन का कोई पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या ऐसा भी मॉडिफिकेशन है। आगे लिखते हैं, इफ इन द इंस्टेंट केस देयर इज टैरिफ रिडक्शन बाय द एंटिटी एंड रिडक्शन in the minimum quantity to be taken by the customer over the remaining period of the contract. As per the fact of the case, this reduction has been made due to COVID-19 circumstances and has not resulted due to existence of any variability at the inception of the contract। क्योंकि जो आपका वेरिएबल कंसिडरेशन होता है सर वो क्या होता है, इंसेप्शन ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन है उसी के टाइम पे सर वो होता है, ठीक है। मतलब इंसेप्शन पे सर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है जो फ्यूचर की वजह से आपके कंसिडरेशन में चेंज कर देगा, फ्यूचर में होने की वजह से। क्या लिखता है, इन द गिवन केस देयर इज ए चेंज इन प्राइस एंड सम अदर कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज ए केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। नाउ द एंटिटी नीड टू डिटरमाइन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन लीड टू रिकॉग्नाइज ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। In the instant case, neither scope increase nor standalone price increase, so it is not the be accounted for as a separate contract. This means that the revenue already recognized will not change। बिल्कुल ठीक है। Further, revenue will be recognized taking into consideration the reduced tariff and reduced minimum quantity। ठीक, चलिए आगे साहब वो कहते हैं, देखिए क्या होता है, मैं थर्ड सिचुएशन को ना ऐसे पढ़ नहीं रहा, पहले समझाता हूँ आपको ना। हमने एक कस्टमर को बोला साहब कि आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लो, उसने कहा प्राइस क्या लगेगा, हमने कहा साहब 500 रुपये लगेगा। उसने कहा गलत बात, हमने कहा क्यों, उसने कहा थोड़ा डिस्काउंट दो, हमने कहा ठीक है डिस्काउंट दे देते। आप एक काम कीजिए, अगर आप हमसे ईयर में ये ऐसे कर लेते हैं, हमने ना कोई 1 2 या 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ, ठीक है। और हमने कह दिया साहब कि अगर आप हमसे 6000 यूनिट खरीदते हो तो हम आपको रेट 450 लगा देंगे। अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना साहब। अब क्या होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता साहब जिसमें आपका वेरिएबल कंसिडरेशन, तो आप बेस्ट एस्टिमेट लगाते हो। और अगर आपको लगता है साहब कि वो कस्टमर 6000 से ज़्यादा यूनिट खरीद लेगा तो आप इनिशियली ही पता क्या करेंगे, इनिशियली ही साहब आप रिवेन्यू कम पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जैसे मान लो आपने 1300 यूनिट बेची और रेट आपका मान लो 500 ही था, क्योंकि 6000 जब तक नहीं होता तब तक तो रेट 500 लगेगा, लेकिन जैसे 6000 हो जाएगा सर क्यूमुलेटिव सर क्या लगेगा, 450 लगेगा, ठीक है। तो वेरिएबल कंसिडरेशन में सर एक कंस्ट्रेंट कंसेप्ट आता है जो ये कहता है साहब कि अगर आपको लगता है कि वो रिवेन्यू आपकी होनी नहीं तो आप उसे कभी रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस केस में क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि वो इसको अचीव कर लेगा तो उस केस में आप रिवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 450 से, ठीक है। अब कोविड-19 की वजह से सिचुएशन क्या हो सकती है साहब, आपने एस्टिमेट लगाया था कि वो उतनी मिनिमम क्वांटिटी खरीद लेगा, अब कस्टमर उतनी क्वांटिटी नहीं खरीद पाएगा, तो उस केस में सर जो भी इंपैक्ट आएगा आप उसे प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जैसे रिवेन्यू मान लो 1300 यूनिट की 450 पे रिकॉर्ड कर रखी थी, 1300 इंटू 450, 5,85,000 पे रिकॉर्ड कर रखी थी, ठीक है।
अब आपने क्या किया साहब, कस्टमर ने मान लो 1200 यूनिट और खरीदी तो 2500 यूनिट होगी। अब आपको पता है 6000 का टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा तो आप क्या करेंगे, 500 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 12,50,000 माइनस 5,85,000, मतलब जो रिवेन्यू रिकॉर्ड उसे चेंज नहीं करेंगे। इसका इंपैक्ट सर आप कैसे करेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेके चलेंगे, ठीक है। ये सब बातें सर आपने पढ़ रखी होंगी इंडेक्स 115 के अंदर। देखिए क्या लिखता है, इट इज एक्सपेक्टेड कस्टमर विल नॉट बाई मिनिमम क्वांटिटी एंड नॉट एलिजिबल फॉर प्राइस कंसेशन, देन इट्स इंपैक्ट शैल बी टेकन ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन एंटिटी एंगेज इन होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऑफर्स वेरियस प्राइस कंसेशन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ परचेज बाई कस्टमर, ठीक है। द प्राइस कंसेशन are considered as variable consideration under Ind AS 115 and the entity estimate its amount of revenue recognition based on its past experience. Can the entity continue to adjust its revenue recognition based on the past experience or need to review it in context of current and expected condition? सर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेना पड़ेगा। The entity would need to reestimate the volume of purchase by the customer and in turn the estimation price concession offered when the determining the amount revenue to be recognized. In instant case, given the current scenario, since there may be a significant change in the business economic condition of the entity and that the customer due to coordinate, there can be significant change in the price concession, ठीक। मतलब सर आप क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए सब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। एक कंसेप्ट ये आता है कि अगर आप अपने कस्टमर को माल बेचते हो साहब, ठीक है, और उसके अंदर सर कोई भी फाइनेंस कंपोनेंट है तो उस केस में आपको फाइनेंस कंपोनेंट अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है। फाइनेंस कंपोनेंट के लिए सर सबसे पहली कंडीशन मस्ट है कि अगर आपकी जो पेमेंट टर्म्स है वो मोर देन 12 मंथ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सर अमाउंट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आइडेंटिफाई करते हो। और सिग्निफिकेंट अमाउंट किसको मानते हैं सर, मैनेजमेंट अपनी तरफ से सर एक मैनेजमेंट अपनी तरफ से पॉलिसी बनाता है कि वो अमाउंट किसको सिग्निफिकेंट मानेगा, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, आपने क्या किया, एक कस्टमर को मान लो 6 महीने के उधार पे माल दे दिया, तो ऐसे केस में सर जनरली फाइनेंस कंपोनेंट नहीं माना जाता। बाद में क्या हो सर, कोविड-19 की वजह से कस्टमर ने आपसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब वो अगले 8 महीने तक और पेमेंट नहीं कर पाएगा। आपने कहा ठीक है सर, तो इस केस में सर क्वेश्चन नहीं उठा कि अल्टीमेट आप पेमेंट कितने महीने के अंदर लोगे, 14 महीने के अंदर। मान लो आपने 50,000 का माल बेचा था यहाँ पे, अब आप उससे 8 महीने बाद पैसे ले रहे हो, ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे, पैसे 50,000 ही ले रहे हो, लेकिन टाइम पीरियड ज़्यादा दे दिया। तो ये क्वेश्चन उठा साहब कि यहाँ पे क्या इस केस में ये फाइनेंस कंपोनेंट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो पीरियड है टोटल ये 14 मंथ हो गया और ये सिग्निफिकेंट हो गया। आप मेरी बात पर ध्यान से सुनना साहब, इंड AS 115 ये कहता साहब कि अगर आपका कोई भी फाइनेंस कंपोनेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर एक बात और कहता है 115, आपको ये देखना पड़ेगा साहब कि जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या आपका फाइनेंस का कंपोनेंट है, इररिस्पेक्टिव कि आपने उसे अलग डिस्क्लोज कर रखा है नहीं कर रखा। सपोज करो कस्टमर को हम कहते हैं भैया कि आप ना ऐसा करो 50,000 रुपये का माल खरीद लो, 1 साल के बाद पेमेंट दोगे तो 55,000 रुपये दे देना, ठीक है। यहाँ पे सर हमने फाइनेंस क्या किया, फाइनेंस कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर दिया। कई बार सर हम लोग क्या करते हैं, हम लमसम पैसा ले लेते हैं, उसमें अलग से स्पेसिफाई नहीं करते इतना फाइनेंस कंपोनेंट है, लेकिन इंड AS 115 कहता है साहब आपको तभी फाइनेंस कंपोनेंट अलग निकालना पड़ेगा अगर वो अमाउंट सिग्निफिकेंट है और आपकी जो टर्म्स है फाइनेंस की वो मोर देन 12 मंथ है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी जहाँ पे हम फाइनेंस कंपोनेंट अलग से आइडेंटिफाई नहीं करते साहब, ठीक है, जैसे प्रीपेड सर्विस वगैरह में, आपके रॉयल्टी बेस्ड सर्विस में, ठीक है, या फिर आपने किसी और एंगल से सर, जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे पैसे ज़्यादा डूबेंगे डेटर के, तो उस एंगल से सर आपने प्राइस बढ़ाए तो वहाँ पे हम लोग फाइनेंस कंपोनेंट नहीं मान के चलते, ठीक। अब आप मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुना साहब, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपने यहाँ पे जो 8 महीने दिए इसको फाइनेंस कंपोनेंट में तोड़ने के लिए दिए, नहीं। आपने तो सर क्योंकि कस्टमर की जो कैपेसिटी थी अब वो पे करने की नहीं, इसलिए आपने उसको एक रिलैक्सेशन दे दिया साहब 8 महीने का। तो यहाँ पे सर आप अलग से फाइनेंस कंपोनेंट बुक नहीं करेंगे, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा सर, अगर आपको लगता है कि हाँ इंडिकेटर है सर कि पैसे नहीं आ पाएंगे या पैसे कम आ पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंड AS 109 के अकॉर्डिंग सर इसका इम्पेयरमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्या लिखते हैं, extension of the credit period is to facilitate its customer to tide over liquidity crunch. The related trade receivables shall be assessed for impairment under Ind AS 109 and no finance component has to be recognized. Question number 4 पे आइए, an entity engaged in the manufacture and sale of heavy commercial vehicle used to offer 6-month interest-free credit period of the customer. In view of the free credit period being less than 12 months, the entity has assessed that there is no financing component in the arrangement based on the practical experience in the paragraph this one. Now, in order to facilitate its customer to tide over liquidity crunch, the entity has decided to extend the interest-free credit period for existing completed contract by another 8 months. आपने 8 महीने के लिए सर बढ़ाने का फैसला किया, that is a total of 14 months. Does this trigger
मतलब खींच के ले आएगा। एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट टू सेग्रीगेट सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट फ्रॉम रिवेन्यू अंडर इंड AS 115। देखिए क्या लिखता है, एज पर इंड AS 115 a significant financing component may exist regardless of whether the promise of finance is explicitly stated in the contract or implied by the payment term agreed to by the party to the contract. In the instant case, the objective of extending the credit period of 6 months for the existing completed contract by another 8 months appears to facilitate its customer to tide over liquidity crunch which has arising due to COVID-19 circumstances. Moreover, the price being charged is not changed due to extension of credit period. आप मेरी बात को ध्यान सुनो साहब, जनरली जो फाइनेंस कंपोनेंट होता है उसमें जनरली जो फाइनेंस कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, तो वहां पे सर प्राइस की रेंज में चेंज आ जाता है ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ पेमेंट। ठीक, the entity is charging the same consideration that it was charging earlier within 6 months. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। Further, since the existing contract are complete and there are no further vehicle to be delivered against such contract, it appears that a reassessment of the contract to determine the finance component is not required. However, since there is an expected delay in the realization of the sale proceeds from the customer, the related trade receivable shall be assessed for impairment under Ind AS 109। ठीक है, 109। अब आप मेरी बात को ध्यान सुना साहब, मेरे पास एक कस्टमर का फोन आता है, कहता साहब वो जो आपने गुड्स डिस्पैच करने थे क्या रहा? मैंने कहा 5 मिनट में डिस्पैच हो रहे हैं। कहता उसे डिस्पैच मत करो अभी ना। हमने कहा क्यों? उसने कहा साहब मेरे यहाँ पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी मैं डिलीवरी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता साहब कि कस्टमर हमसे रिक्वेस्ट करता साहब मेरे गुड्स मत डिलीवर कीजिए। अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में बिल एंड होल्ड कंसेप्ट लगता साहब, जो ये कहता है कि अगर आपने 4 कंडीशन पूरी कर दी तो आप उस केस में रिवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप मेरी बात को सुना ध्यान से, अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे सर हम लोग क्या करते हैं, गुड्स डिस्पैच नहीं करते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम रिवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने सर 4 कंडीशन पूरी कर दी। ठीक है, देखिए कौन कौन सी 4 कंडीशन। सबसे पहले, रीजन फॉर द बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट मस्ट बी सब्सटेंटिव। फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने रिक्वेस्ट कर रखी हो, हमने गुड्स को अलग से आइडेंटिफाई कर रखा हो, हम उस गुड्स का सर कोई यूज नहीं कर पा रहे हो। द प्रोडक्ट मस्ट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली एज बिलोंगिंग टू द कस्टमर। द प्रोडक्ट करंटली मस्ट बी रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू द कस्टमर। और हमारे अंदर सर कोई ऐसी एबिलिटी नहीं कि हम उसको यूज कर पाएं या किसी दूसरे कस्टमर को दे पाएं। ठीक है, अब हुआ क्या, कोविड-19 की वजह से सर लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से सर मैं गुड्स की डिस्पैच मैं नहीं कर पाया। अब यहां पे कस्टमर ने रिक्वेस्ट नहीं की कि होल्ड कर लो, मेरे पास सर सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि मैं कस्टमर को क्या करूं, कि मैं कस्टमर को डिलीवरी कर दूं। ठीक है, अब इस केस में ये कहता है साहब कि क्या यहां पे मैं अपनी रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकता हूं? एक सेकंड, क्या मैं अपनी रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकता हूं बिल एंड होल्ड बेसिस पे? कहता साहब ना, अगर रिक्वेस्ट कस्टमर की तरफ से आई है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रिक्वेस्ट कस्टमर की तरफ से नहीं आई तो उस केस में सर आप रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखता है, इफ गुड्स आर नॉट डिस्पैच्ड बाय एंटिटी ड्यू टू लॉकडाउन इट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन बिल एंड होल्ड बेसिस। क्वेश्चन देख लीजिए, एन एंटिटी हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर ए जनरेटर फॉर ए कस्टमर बिफोर द लॉकडाउन पीरियड कॉज्ड बाय एन unprecedented outbreak of COVID-19. The generator is designed and manufactured to the customer specification. अब ये वो इस बात पे जोर देना चाह रहा है कि वो कस्टमाइज बेस है। अगर कस्टमाइज बेस भी है सब, तो डिलीवरी डिले आपकी साइड से हुई है, ना कि कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट हुई है। ठीक है, जनरली द एंटिटी ट्रांसफर द कंट्रोल ओवर द गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन डिस्पैच फ्रॉम द फैक्ट्री। इन व्यू ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म imposed by the government, the entity could not dispatch the goods to the customer. In such a situation, whether the entity can recognize sale revenue for this item ready for dispatch to the customer. सर ये सब कहानी लिख रखी है कि कब कब ऐसा कर सकते हैं। इन सिचुएशन वेयर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर साइड इट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन बिल एंड होल्ड बेसिस। ठीक है, अगर आपने डिस्पैच नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, सर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुना साहब, एक कंसेप्ट आता कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना साहब इसको ना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, 2 तरह की होती है साहब। एक वो कॉस्ट होती है साहब जो स्पेसिफिक टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉस्ट इनकर्ड होगी। एक होती है साहब इररिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो आपकी कॉस्ट इनकर्ड होनी है। अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो आपकी कॉस्ट इनकर्ड होनी, तो हम हमेशा से P&L अकाउंट में लेके जाते हैं, उसे कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है, इंड AS 115 कहता है साहब कि अगर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, और आपको लगता है साहब कि जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आप उसे ओवर द टाइम पीरियड रिकॉर्ड करेंगे, तो उस केस में आप उस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं और ओवर द पीरियड उसे एमोटाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना।
आपने क्या किया सर, 4 लाख रुपए का एक एक्सपेंडिचर कर दिया और आपको लगता है साहब इसका बेनिफिट आपको इतने टाइम पीरियड में मिलेगा, ठीक है। तो अब इस 4 लाख को भी क्या करेंगे सर, इतने टाइम पीरियड में एलोकेट करेंगे। अब यहाँ पे सर कोविड-19 की वजह से 2 सिचुएशन बन सकती है। सिचुएशन नंबर 1, आपने सर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, उसे एग्जीक्यूट करना था, ठीक है, और उसके अगेंस्ट सर आपने कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट कैपिटलाइज कर रखी थी। अब आपको लगता है सर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, तो उस केस में सर आप इसका क्या करेंगे, इंपेयरमेंट कर देंगे। दूसरा सर ऐसा हो सकता है कि आपको लगता था कि आप आने वाले ना 4 साल के अंदर सर इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दोगे, तो आप क्या करेंगे, हर साल 1 लाख को एमोटाइज करने का आपने फैसला कर रखा था, मतलब ओवर द पीरियड आपने एमोटाइज करना था। अब हुआ क्या, 2 साल ठीक बीत गए आपके। अब यहाँ के सर मान लो कोविड-19 की सिचुएशन आ गई। अब आपको लगता है साहब कि जो 2 साल में और काम होना था, अब ये 2 साल में नहीं हो पाएगा, ये फर्दर 3 साल में हो पाएगा मान लो। तो आप क्या करेंगे, 2 लाख को फर्दर 3 साल में एलोकेट कर देंगे। आई मीन टू से सर इसका इंपैक्ट आप क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव लेंगे। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट सर आपको लगता है आगे रिवेन्यू नहीं आ पाएगी, तो उसका इंपेयरमेंट कर दो। और अगर आपको लगता है साहब कि उसका जो बेस है एलोकेशन का वो चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड चेंज होने की वजह से, तो उसके सर क्या करो, प्रोस्पेक्टिव बेस पे से चेंज कर दो, ठीक है। आइए, if the customer has cancelled the contract, expenses recorded as contract assets shall be impaired. If entity expect any change in the timing of transfer of service, then amortization of expenses recorded as asset will have to be revised accordingly. देखिए, an entity engaged in the event management business had a contract for a mega cultural event in March 20. The entity recognized the revenue for such contract at a point in time, and it incurred certain costs to fulfill the contract. The costs incurred to fulfill the contract are not covered by other Ind AS, and in compliance with requirement of Ind AS 115, the entity recognized those costs as asset, ठीक है। अगर आपकी सर कोस्ट 115 में कैपिटलाइज होती है, तो आप उसे क्या करते हैं, जनरली ओवर द टाइम पीरियड जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं उसके अगेंस्ट इसे एमोटाइज करते हैं, ठीक है। फॉलोइंग द गवर्नमेंट preventive measure to contain the separate of COVID-19, the planned mega culture event could not be held and the customer has cancelled the contract. सर कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। हाउ शुड सच कॉन्ट्रैक्ट असेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। सर आप इसे इंपेयर करके और इमीडिएटली क्या करेंगे सर, P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। देखिए, इन द इंस्टेंस केस सिंस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसिल्ड एंड प्रिज्यूमिंग नाइदर एनी कंसिडरेशन विल बी रिसीव्ड नोर द कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, इंपेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द असेट, ठीक। एन एंटिटी engaged in the provision of IT and data management service incurred certain cost to obtain a new contract. सर आपने क्या किया, नया कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर कर दी। इसका मतलब सर ये डायरेक्ट रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस अमाउंट को सर हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। These costs fulfill the criteria of incremental cost of obtaining a contract with customer and the entity had recognized these costs as paragraph this one. These were amortized in a systematic manner in accordance with this one. Now due to onset of COVID-19, is there any change in the method of accounting for these costs? बिल्कुल हो सकता साहब, उसका जो भी कॉस्ट होगा साहब उसका आप प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है साहब कि रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो उस केस में आप उसका इंपेयरमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये आप पढ़ लेना बेटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना साहब। सबसे पहले हम लोग जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो गोइंग कंसर्न के बेस पे बनाते हैं, और जो हम लोग गोइंग कंसर्न अप्रोच देखते हैं ना, मैं एक बार ये तीनों पॉइंट एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बात कर लेंगे, ठीक है। हम लोग जो गोइंग कंसर्न अप्रोच देखते हैं वो जनरली 12 मंथ कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट 12 मंथ को कंसीडर करके चलते हैं। अब वो ये कहता है कि कोविड-19 की वजह से सर हो सकता है आपको अगले 12 मंथ में ये दिखाई दे कि आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, तो क्या आप उसे नॉट गोइंग कंसर्न के बेस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। इंड एस में सर ये कहता है कि 12 महीने तक आपने देखना, ठीक है। सर यहाँ पे ये आंसर बनेगा इसका कि अगर 12 महीने तक सिचुएशन खराब और आपको लगता है उसके बाद आपका बिजनेस रिकवर कर पाएगा, तो आप सर उस फैक्टर को कंसीडर करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सर आपकी कुछ लायबिलिटी थी, आप उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये मान के चलें कि आपकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साहब हो सकता है कि अभी आप लायबिलिटी पेमेंट ना कर पा रहे हो, लेकिन सिर्फ ये एक होली सोली फैक्टर नहीं है, आपको बाकी फैक्टर भी जज करने पड़ेंगे। और अगर आपको बाकी फैक्टर जज करके लगता है कि आपकी सिचुएशन ठीक है, तो आप गोइंग कंसर्न के बेस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता साहब, आप मेरी बात सुनना, पूरे इंड एस की दुनिया में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सुनते रहना मेरी बात ध्यान से ना, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंड एस वन ये कहता है साहब, इंड एस 1 का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इंड एस 1 ये कहता है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो और अगर आपको लगता है कि कोई भी एक्सेप्शन आइटम है, कोई भी आइटम ऐसी सर जो मेटेरियल इफेक्ट डालती तो उसे आप एज ए एक्सेप्शन आइटम दिखा सकते हैं। जिसमें सर एक एग्जांपल इंड एस 1 ने दे रखा है कि आपकी अगर इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो आप एक एक्सेप्शन आइटम में डाल सकते हैं, ठीक।
अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लो कोविड-19 की वजह से आपके स्टॉक की या इन्वेंट्री की एनआरवी गिर रही है, एनआरवी कम हो रही है, तो उस केस में सर क्या इसे एक्सेप्शनल आइटम मान सकते हैं? आंसर इज यस, अगर ये अमाउंट मटेरियल है। और फर्दर अगर आप शेड्यूल 3 की डिवीजन 2 देखोगे तो वहां पे भी सर क्या है, एक्सेप्शनल आइटम की अलग से हेड दे रखी है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वहां पे भी नहीं दे रखी। तो आप क्या करेंगे, आंसर ये बन जाएगा कि अगर आपको लगता है इंड AS 1 के अकॉर्डिंग अमाउंट मटेरियल है तो आप इसे एज एक्सेप्शनल आइटम दिखा सकते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ा के दिखाता हूँ। पर इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटिटी कैन असेस द गोइंग कंसर्न बेसिस फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 12 मंथ, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड सफिशिएंट डिटेल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, अगर आपके पास सर 12 महीने के बाद की इन्फॉर्मेशन है, रिलायबल है, रेलिवेंट है, तो सर आप क्या कर सकते हैं, गोइंग कंसर्न को असेस करने के लिए सर उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ इट्स लायबिलिटी इज नॉट ए सिंगल फैक्टर टू डिसाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रीपेड यूजिंग गोइंग कंसर्न assumption. If entity considered written down of inventory to net realizable value as a material item, then such item can be shown separately as an exceptional item. बेटा मैं फिर से इस बात को बोलना चाहूंगा कि समरी पढ़ते ही आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है साहब एक तरीके से, ठीक है। Ind AS 1 presentation of financial statement state that financial statement are normally prepared on the assumption that an entity is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future, ठीक है। The standard also further stated that management should consider all available information about the future, which is at least but is not limited to 12 months from the end of the reporting period. कम से कम आपको 12 महीने फैक्टर देखना होता है, बट इट्स नॉट लिस्ट, मतलब इससे ज़्यादा भी देख सकते हैं आप ना। Considering the above requirement and in the current fragile economic environment caused by COVID-19, whether the entity can assess the going concern basis over the next 12 months only or can consider longer than 12 months. क्या लिखता है? In this regard, important aspect to bear in mind that the longer the future period, the higher will be the management judgment required and degree of reliability of information decreases. पता है क्या कह रहा है? देखिए, अगर आप इंफॉर्मेशन 12 महीने तक की लोगे ना तो मोर रिलायबल है। जैसे जैसे सर आपकी इंफॉर्मेशन, मैं इसको करता हूँ, ये रिलायबिलिटी का चिन्ह है, ठीक है। जैसे जैसे सर आप इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म लेते जाओगे, ऐसे ऐसे सर आपका रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो गिरता चला जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट एंटिटी कैन कंसिडर ए लॉन्गर पीरियड देन 12 मंथ, बट इट मस्ट कंसिडर अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड सफिशिएंट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। देयरफॉर एंटिटी कैन असेस द गोइंग कंसर्न बेसिस फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 12 मंथ। फर्दर सर इसने बड़ी प्यारी लाइन लिख दी कि अगर आपको रिपोर्टिंग डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले कुछ फैक्टर मिल जाते हैं साहब, तो उसे आप इंड AS 10 के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं गोइंग कंसर्न की एजम्पशन के अकॉर्डिंग अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, ड्यू टू COVID-19 liquidity of an entity is impacted. As a result, it is not in a position to pay its liability that fall due during the next 12 months. Despite all efforts, neither it has been successful nor it is likely that it will be able to arrange fund particular in respect of existing restructure account to pay off its liability, whether the entity can still be assumed to be going concern. लिखता है, non payment of its liability is a material uncertainty that casts significant doubt, will require to assess whether the financial statement can be prepared on going concern basis. देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट टाइम से नहीं कर पा रहे तो ये इंडिकेशन हो सकता है साहब, और ये सिग्निफिकेंट इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। Apart from the aforementioned factor, the entity need to consider all other relevant available information about the future while calculating on the matter, such as expected revenue that may flow to the entity, its ability to raise fund from new source including equity, its ability to negotiate to defer the payment of liability beyond 12 months, potential availability of facilities such as invoice discounting and reverse factoring, etc. Another important factor to be kept in mind is that consideration of future event is not limited to 12 months. It may extend to a period even beyond 12 months. If the entity is able to defer its liability beyond 12 months and it expects that by that time its liquidity position would such that it would be able to meet its obligation, it may continue to be going concern. ठीक है, अगर उसको लगता है बाद में पेमेंट कर पाएगी तो सर गोइंग कंसर्न के बेस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकती है। बट अराइजिंग आउट ऑफ द अबव सिचुएशन, इफ मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू फाइंड एनी मिटिगेट फैक्टर टू पे इट्स लायबिलिटी, देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अगर मैनेजमेंट को ये लगता है साहब कि वो लायबिलिटी पे कर ही नहीं पाएगी, तो इसका ये इंडिकेशन है साहब कि अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेस पे नहीं बन सकती, ठीक है। ड्यू टू COVID-19, सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन टेंजिबल एसेट held by the entity.
Similarly, the huge loss has been recognized due to recognition of inventory at net residual value, which is significantly lower than its cost. Can these losses be treated as extraordinary and disclosed separately in the statement of P&L? Extraordinary का तो सर कोई कंसेप्ट है ही नहीं. Alternatively, can the item considered as exceptional item of income and expenditure and disclosed separately? हाँ, ये कर सकते हैं साहब, ठीक है. ये मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस कर लिया था, आप इसे रीड कर लेना दोस्त अपने अपना. So the entity consider written down of inventory to net residual value as a material item, such item can be shown separately. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना. It may also be noted that Schedule 3 of the Company Act also specify require a line item of exceptional item on the face of the statement of P&L. There is no concept of extraordinary item in Schedule 3 Division 2 as well. मतलब अगर आप डिवीजन 1 देखोगे ना सब शेड्यूल 3 की, तो वहां पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का कॉलम मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी, लेकिन डिवीजन 2 में सर कोई ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं. ठीक, चलिए बेटा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं. देखिए सबसे पहले आप ना जो डेट, मैं ऐसा करता हूं एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कराता हूं आपको ना. इंपेयरमेंट लॉस ऑफ फाइनेंशियल एसेट में सर हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं साहब, उसके दो मेथड होते हैं साहब. या तो हम लोग क्या करते हैं, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस निकालते हैं या 12 मंथ वाला निकालते हैं. ठीक है, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस कब कब निकालते हैं साहब, हम लोग निकालते हैं अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल है, आपका साहब लीज रिसीवेबल है, या कॉन्ट्रैक्ट असेट है, या फिर कोई और फाइनेंशियल असेट है जिसमें सर आपका क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है, मतलब जिसमें सर क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है. मैं दोबारा बोलता हूं सर, हम लोग जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं इंपेयरमेंट के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक लाइफ टाइम होता है, एक 12 मंथ होता है. लाइफ टाइम कब निकालते हैं, जब आपका ट्रेड रिसीवेबल हो, या आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट हो, या आपकी कॉन्ट्रैक्ट असेट हो. लीज रिसीवेबल हो, आपका ट्रेड रिसीवेबल हो, या आपकी कॉन्ट्रैक्ट असेट हो, तो उस केस में सर हम लोग क्या करते हैं, आपका लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं. ठीक है, अच्छा. या फिर सर आपका अदर फाइनेंशियल असेट है जिसमें जो क्रेडिट रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है. ठीक, अब यहां पे सर कुछ मुद्दे हैं. सबसे पहले मुद्दा ये उठाता साहब, अगर आप ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन बनाते हो, नो डाउट आप लाइफ टाइम बनाते होंगे, लेकिन उसके लिए सर आप क्या यूज करते हो, क्या इंफॉर्मेशन यूज करते हो. आई मीन टू से, ये मेरे ट्रेड रिसीवेबल है यहां पे, जब आप इसके ऊपर क्या करते हो साहब, लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस निकालते हो, तो फैक्टर क्या यूज करते हो. जनरली जो फैक्टर यूज किए जाते हैं वो पास्ट ट्रेंड किए जाते हैं और एक्सपेक्टेड लॉस किए जाते हैं साहब. ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 की वजह से जो यहां पे फैक्टर थे पास्ट वाले, ठीक है, पास्ट के जो फैक्टर थे सर, वो फैक्टर एक बेस नहीं बन सकते, क्योंकि जो सिचुएशन यहां पे थी फ्यूचर में वो सिचुएशन नहीं है. तो उस केस में सर इंडेस में ये क्वेश्चन उठ जाता है साहब कि जो आप इंपेयरमेंट लॉस निकालते थे वो कैसे निकालेंगे. कहता साहब जो प्रोविजन मैट्रिक्स आप पहले यूज करते थे आप उसे चेंज कर लो, उसे रीअसेस कर लो. दूसरा सर, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ एंटिटी को जो फाइनेंस का काम करते थे उनको बोला कि आपने अपने कस्टमर से पैसा नहीं लेना है. अपने कस्टमर से क्या नहीं करना, आपने पैसा नहीं लेना अभी कुछ टाइम के लिए ना. डिले पेमेंट कर दी, मतलब कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन दे दिया कि आप इतने टाइम के बाद पैसे ले सकते हैं. अब आप समझो, आप बन जाओ सर एक ऐसी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन जिसने फाइनेंस दे रखा था आगे. ठीक है, अब जब आपने फाइनेंस दे रखा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कहती है कि आपने उनसे पैसा नहीं लेना, तो क्या ये इस बात का इंडिकेशन बन गया कि उनका सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हो गया? क्या इस बात का इंडिकेशन बन गया? क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, जितनी भी फाइनेंशियल असेट है साहब, अदर देन 3 आइटम, आपका ट्रेड रिसीवेबल, आपका लीज रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट असेट, उनके केस में सर आप 12 मंथ का क्या निकालते हो, 12 मंथ का सर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हो. ठीक है, लेकिन उसको हम स्टेज वाइज देखते हैं. उसको हम कैसे देखते हैं, स्टेज वाइज. अगर मैं स्टेज 1 की बात करूं साहब, तो उसको हम 12 मंथ के बेस पे ईसीएल निकालते हैं. लेकिन अगर उनका क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है तो हम उसको स्टेज 2 में ले आते हैं, और स्टेज 2 में हम पता क्या करते हैं सर, उसका लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं. तो यहां पे वो ये कहता है कि जब आप अपने कस्टमर से एज ए फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन पैसे नहीं ले पा रहे, तो क्या उस केस में सर उनको आप स्टेज 2 पे, मतलब स्टेज चेंज कर दोगे क्या? यहां पे आंसर बनता साहब सिर्फ इस वजह से कि कस्टमर को आपने डिले पेमेंट के लिए ऑप्शन दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने या रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपको ऐसा बोल रखा है, आप उनका क्रेडिट रिस्क नहीं बढ़ाएंगे, आप उन्हें इंडिपेंडेंट पार्टी वाइज चेक करेंगे. अगर आपको लगता है कि फैक्टर ऐसे आ चुके हैं कि उनका क्रेडिट रिस्क रियल में बढ़ गया, तो आप सर क्या करेंगे, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस उनके ऊपर बुक कर लेंगे. ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए,
ड्यू टू कोविड-19 circumstances, it is imperative to reassess and reevaluate the original provision matrix against trade receivable / other financial asset for any change and consideration in current economic environment and forward-looking information. The extension of blanket in financial support to all borrower in certain class does not automatically mean, देखिए सर एक्सटेंशन दे दिया, does not automatically mean that all such borrower have experienced a significant increase in credit risk. Such evaluation shall be done on case to case basis by considering other factor as well. आइए अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं. A non-financial institution has a major part of its financial asset in the form of trade receivable that result from transaction within the scope of Ind AS 115. ठीक है, मतलब आपका सर वो कस्टमर था, ट्रेड रिसीवेबल आपने बुक कर रखा था, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर इंड AS 115 के अकॉर्डिंग. ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर दीज फाइनेंशियल एसेट द एंटिटी हैज बीन फॉलोइंग ए सिंप्लीफाइड अप्रोच एंड रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यूजिंग ए प्रोविजन मैट्रिक्स बेस्ड ऑन इट्स लास्ट 5 year रोबस्ट डाटा ऑफ लॉस रेट्स. ठीक है, 5 साल का डेटा ले लेती थी. In the present economic environment of COVID-19 outbreak, can the entity continue with the old provision matrix based on historical loss rate? No साहब, आपको रीअसेस करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अब जो पास्ट में ट्रेंड था सर वो ट्रेंड अब मेंटेन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई है. क्या लिखता है? As per Ind AS 109, an entity shall measure expected credit loss of a financial instrument in a way that reflect a reasonable and supportable information and that is available without undue cost or efforts at the reporting date about past event, current condition and forecast of the future economic condition. सर ये इंडेस ने कह रखा कि अनड्यू कोस्ट के बेस मतलब ऐसा नहीं हो कि आप प्रोविजन निकालने के लिए सर उसकी कोस्ट ज़्यादा आ जाए. ठीक है, फर्दर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल लॉस डेटा इज एन इंपॉर्टेंट एंकर और बेस टू मेजर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस. बिल्कुल सही है क्योंकि पास्ट ट्रेंड से तो बेटर कुछ भी नहीं. जैसे मान लो राम है, राम एनुअली 5 करोड़ रुपए कमाता है. अब वो कैसे वो 7 करोड़ रुपए कमाएगा तो लोग मान जाएंगे क्योंकि पास्ट ट्रेंड है. अब मान लो राम सर 3,000 रुपये महीना कमाता है, वो कहता है मैं अगले साल से 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा, सर कोई मानेगा ही नहीं. ठीक है, हालांकि हो सकता है उसके पास फैक्टर ऐसे अवेलेबल हो तो वो फ्यूचर के फैक्टर को बेस देगा ना, फिर पास्ट ट्रेंड उसका बेस नहीं बन पाएगा उस केस में. तो यहाँ पे क्या कहता है, however the entity shall adjust the historical information for current observable data and also for the forecast of future condition that did not affect the historical data or remove those that are not relevant for the future cash flow. मतलब सर ये कह रहा है कि पास्ट जो उसका है वो सबसे मेन बेस है. ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर को कंसीडर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पास्ट ट्रेंड को भूल जाएगा. अकॉर्डिंगली द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक अराउंड द फाइनेंशियल ईयर 1920 would have an effect on the current and future economic environment of the entity and hence the past data and assumption may not be fully relevant in future. Therefore, it is imperative to reassess and reevaluate the original provision matrix employed by the entity for any change and consideration required to be made in regard to change in the current economic environment and forward-looking information. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखता है वो. In order to sustain the economy in this period of depressed economic condition resulting from COVID-19 pandemic, the government and prudential regulatory authority of banking sector has advised financial institution to grant loan repayment moratorium or payment holiday to its borrower. A financial institution is required to follow general approach 3-stage model. ठीक है, स्टेज 1 फाइनेंशियल एसेट हैव नॉट हेल्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क सिंस इनिशियल रिकॉग्निशन. स्टेज 2 में क्या होता है सर, सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क रिकॉग्निशन के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है. स्टेज 3 में फाइनेंशियल एसेट हैव ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट. ठीक, स्टेज 1 में और स्टेज 2 में हम लोग हमेशा ना इंटरेस्ट ग्रोस कैरिंग अमाउंट पे लेके चलते हैं साहब, लेकिन स्टेज 3 में इंटरेस्ट हम नेट कैरिंग अमाउंट पे लेके चलते हैं. और जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होता है स्टेज 2 और स्टेज 3 में लाइफ टाइम होता है और स्टेज 1 में सर 12 मंथ होता है. ठीक है, क्या लिखता आगे, for recognition and measurement of impairment for its loan portfolio of financial asset as per Ind AS 109. In the event the borrower request and financial institution grant a loan moratorium to its customer in that loan portfolio, does it result in stage 1 exposure move to stage 2? बिल्कुल भी नहीं साहब, आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी फैक्टर भी देखने पड़ेंगे. ठीक है, the extension of the blanket financial support to all borrower in certain class does not automatically mean that all such borrower have experienced a significant increase in credit risk. Such evaluation shall be done on case to case basis by considering other factor as well. आपको बाकी फैक्टर भी चेक करने पड़ेंगे, सिर्फ ये कि आपने उसको एक्सटेंशन दे दिया और इस वजह से सर सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क में इंक्रीज हो गया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हो गया. नहीं साहब, आपको बाकी फैक्टर भी कंसीडर करने पड़ेंगे. चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इंड AS 113. आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना. कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुआ साहब
तो स्टॉक मार्केट तब भी खुली हुई थी, लेकिन वहां पे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन था वो काफ़ी गिर गया। ठीक है, अब जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन काफ़ी गिर गया साहब, तो यहाँ पे जो कोटेड प्राइस आ रहा था, क्या हमें वो अभी भी कंसिडर करना या कोई अल्टरनेटिव देखना है? इंडेक्स 113 में आपको फेयर वैल्यू की हायरार्की दे रखी, जहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 दिया गया। लेवल 1 का मतलब होता है आपका कोटेड प्राइस। जब भी आप इंडेक्स 113 में फेयर वैल्यू मेजरमेंट करेंगे तो सबसे पहले सर आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेबल इनपुट डेटा यूज करेंगे। और अगर ऑब्जर्वेबल इनपुट डेटा नहीं है साहब तो उस केस में आप क्या करेंगे, अनऑब्जर्वेबल डेटा यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा ऑब्जर्वेबल इनपुट को देंगे। और यहां पे सर अगर बात करें 113 में, तो जो लेवल 1 है वो कोटेड प्राइस की बात करता है, और कोटेड प्राइस सर टोटली किसके बेस पे होता है, ऑब्जर्वेबल डेटा के बेस पे होता है साहब। इनपुट जो है ऑब्जर्वेबल इनपुट के बेस पे होता है। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन उठा कि जो आपका कोटेड प्राइस है, अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन गिर गया है, तो क्या इसको हमने अभी भी कंसिडर करना है? इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट किया कि आपने यही कंसिडर करना है। इंस्टीट्यूट सजेस्ट कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपका लेवल 1 फैक्टर है तो आपने लेवल 1 ही कंसिडर करना। ठीक है, दूसरी घटना क्या घटी साहब, मतलब 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यह उठ गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको आइडिया होगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लेते हो तो आप सर उसे FVTPL पे मेजर कर सकते हो, लेकिन एक आपके पास इरिवोकेबल ऑप्शन होता है किसका, FVTOCI का। ठीक है, अच्छा अब बात को बड़े ध्यान सुना साहब। हुआ क्या, मैंने एक कंपनी के इक्विटी शेयर लिया और मैंने उसे FVTPL पे मेजर कर लिया। मैंने क्या किया, FVTPL पे मेजर कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे सर एक छोटा सा क्वेश्चन उठ के आया कि क्या कोविड-19 की वजह से, क्योंकि अब हुआ क्या, कोविड-19 की वजह से जो जिस कंपनी के मान लो मैंने इक्विटी शेयर ले रखे थे, वहां पे कोई मार्केट में डेटा ही अवेलेबल नहीं है मेजरमेंट डेट पे। पॉसिबिलिटी क्या है सर, पॉसिबिलिटी ये कि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। देखिए यहाँ पे मैं ओवरऑल एक स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो डेटा है ही नहीं। तो उस केस में सर यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहले, क्या एंटिटी अगर FVTPL से FVTOCI पे जाना चाहे तो जा सकती है? इक्विटी के केस में मना कर दिया साहब, क्योंकि इनिशियल डेट पे आपने आइडेंटिफाई करना था कि आपने कौन सा मेथड लगाना। अब आप क्या करेंगे, नहीं जा सकते साहब यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, क्या इस केस में क्योंकि आपके पास साहब मार्केट प्राइस तो अवेलेबल नहीं, तो क्या इस केस में कॉस्ट कंसीडर करें? मना कर दिया। कहते साहब अगर आपके पास लेवल 1 इनपुट नहीं तो आप लेवल 2 या लेवल 3 पे जाइए ना साहब, आप अनऑब्जर्वेबल इनपुट यूज कर लीजिए। अगर ऑब्जर्वेबल डेटा नहीं और अनऑब्जर्वेबल इनपुट जब भी यूज करते हैं आप, तो आप इस बेस पे यूज कर लीजिए कि अगर आप इसे होल्डर एज ए असेट होल्ड करते हैं, लाइबिलिटी तो सर इसकी, अगर आप लाइबिलिटी तो सर आप इसमें ओन्ड कितने से आप ऋणी होते। ठीक है, तो उस एंगल से आपने क्या करना, इसको देखना है। मोटी सी बात क्या निकल के आई, मोटी सी बात ये निकल के आई कि अगर आपके पास सर कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट FVTPL पे है तो आप उसे OCI में नहीं लेके जा सकते। सेकंड, अगर आपके पास मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो सर आप उसका वैल्यूएशन जो करेंगे वो अनऑब्जर्वेबल इनपुट के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोनों क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा देता हूं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोटेड प्राइस कैन बी कंसिडर्ड टू बी रिलायबल अंडर कोविड-19 सिनेरियो। सब कोटेड प्राइस मतलब लेवल 1। आगे लिखते हैं, फर्दर इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेवल 1 इनपुट, पैराग्राफ 87 ऑफ इंड AS 113 स्टेट दैट अनऑब्जर्वेबल input shall be used to measure fair value to the extent that relevant observable input are not available। क्या लिखता है, सॉरी, practical question, subsequent to the announcement of COVID-19 as global pandemic in the middle of March 20, the financial and security market have been highly volatile and uncertain। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी इसने। ठीक है, in such an uncertain market whether quoted price can be considered to be reliable or meet the requirement of classification under level 1 as per Ind AS 113। बिल्कुल सब ये सब स्टोरी दे रखी कि आपने कंसिडर करके चलना है। hence the quoted price can be considered to be reliable under COVID-19 scenario। an entity has certain equity instrument which are quoted in a security market। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में सर कोटेड थी। the equity investment is classified as fair value through P&L as at previous reporting date the fair value measurement was classified under level 1 fair value measurement hierarchy of Ind AS 113। COVID-19 outbreak is expected to have significant adverse effect on future profitability of the issuer, मतलब जिस कंपनी ने इशू कर रखा है of these equity instrument and therefore no transaction in this security occurred during month of March 20 in the security market। सर मार्च में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। ठीक है, can this equity instrument investment to now measure at cost or really classified at FVTOCI? सर ना तो वो cost पे वैल्यू कर सकता ना FVTOCI पे लेके जा सकता। फर्दर इफ कोटेड प्राइस आर नॉट अवेलेबल व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। देखिए सबसे पहले वो क्या लिखता है,
As per Ind AS 109, management has ability to make an irrevocable election on initial recognition on an instrument by instrument basis to present change in the fair value OCI rather than profit or loss. उसके बाद सर ऑप्शन होता है उस टाइम पे, the option to present change in fair value in OCI is available only at the time of initial recognition. Accordingly, in the given situation, the entity cannot subsequently designate its equity investment at FET OCI. ठीक है, बाद में सारी कहानी दे रखी साहब कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास ऑब्जर्वेबल इनपुट नहीं है तो उस केस में सर आप अनऑब्जर्वेबल इनपुट के बेस पे सर फेयर वैल्यू मेजर कर सकते हैं। सो इफ द कोटेड प्राइस आर नॉट अवेलेबल देन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अनऑब्जर्वेबल इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट चलते सर लीज के अंदर। आप मेरी बात बड़े ध्यान सुनना साहब, लीज में ना 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले सिचुएशन, लेसर ने लेसी को रिलैक्सेशन दे दिया लीज रेंटल में, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करें? कहता साहब देखिए, यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा क्या मॉडिफिकेशन है या फिर आपका वेरिएबल कंसिडरेशन वाला फैक्टर है। अगर आपका मॉडिफिकेशन है सर तो मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर दीजिए, और अगर आपका सर वेरिएबल कंसिडरेशन तो उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड बड़ा प्यारा सा फैक्टर है, टेनेंट जाता है मालिक के पास, सब कुछ रिलैक्सेशन दे दो। मालिक ने कहा ठीक है, अगले 6 महीने पेमेंट मत करना, लेकिन ये पेमेंट आप मेरे को बाद में कर देना। अब इससे एक फर्क क्या पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ जाएगा साहब कि अल्टीमेट पेमेंट सेम होनी है, लेकिन साहब आपकी कुछ पेमेंट को डिले कर दिया गया एक तरीके से ना। तो यहाँ पे सर इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप इस केस में या तो डिस्काउंट रेट मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपका डिस्काउंट रेट चेंज हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कीजिए, आपने जो भी डिले पेमेंट की है उसकी वजह से ये देखिए कि कितना फैक्टर ऐसा है जो आपका मतलब इंटरेस्ट फ्री कंसीडर होगा, कितना आपका फैक्टर इंटरेस्ट फ्री कंसीडर नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी अकाउंटिंग कर दीजिए। ठीक है, तीसरा वो कहता साहब कि इंपेयरमेंट ऑफ असेट, मतलब ये कहता है कि अगर आपने आरओयू असेट रिकॉर्ड कर रखी है और आपको लगता है कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा, तो क्या आप इसका इंपेयरमेंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब। ठीक है, ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। देखिए क्या लिखता है, if lessor provide relief to lessee by relieving them of amount, then either modification accounting or principal variable lease payment shall be applicable. If lessor providing relief to lessee by deferring of amount for the time being with condition of increased payment in future, then revise the discount rate or in effect bifurcate the lease liability into the portion that remains subject to increase and that portion is not इंटरेस्ट फ्री डेफरल। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये देखना पड़ेगा कि कितना पोर्शन आपका सब्जेक्ट टू इंक्रीज है और कितना पोर्शन सर सब्जेक्ट टू नॉट इंक्रीज है। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 सर्कमस्टांसेस हैज रिजल्टेड इन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी being severely affected due to lower customer footfall over next some period, then the entity need to perform impairment test and carry out estimate of recoverable amount। ठीक है, पहला क्वेश्चन, the COVID-19 pandemic has led to some lessor providing relief to lessee by relieving them amount that would otherwise be payable। ठीक है, how should these rent concession dealt under Ind AS 116? आपको देखना पड़ेगा सर कि मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग लगेगी या लीज पेमेंट का चेंज वाला लगेगा, अकॉर्डिंगली आप ट्रीट कर देना। ठीक है, सेकंड सर वही है कि आपने अभी रिलीफ दे दिया, बाद में क्या किया, वो अमाउंट चार्ज कर लिया। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन, एन एंटिटी विद मल्टीपल रिटेल आउटलेट लोकेटेड इन वेरियस शॉपिंग मॉल हैज टेकन प्रीमाइसेस ऑन लीज विद लीज टर्म ऑफ 2 to 3 years। ठीक है, according to Ind AS 116, it has recognized asset in the form of ROU with a corresponding lease liability. Unexpected global outbreak of COVID-19 has resulted in its profitability being severely affected due to lower customer footfall over next 6 to 9 months as a consequence of customer behavior regarding health and safety concern। क्योंकि सर लोग घरों में पैक हैं तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, इस वजह से सर क्या है कि आपके पास फुटफॉल कम हो जाएगी कस्टमर की ना। ठीक है, Does the entity need to perform impairment test and carry out the estimate of recoverable amount? बिल्कुल करना पड़ेगा सब उसको, इंडिया 36 के अकॉर्डिंग रिकवरेबल अमाउंट चेक करेगा। ये एक तरीके से सर क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, बट वो उस टाइम आरओयू सेट के एंगल से नहीं, वैसे अपनी पर्सनल सेट के एंगल से कर लिया था। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने खत्म करा दिए सारे क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनने साहब। आपने जैसे ही वीडियो देख ली ना, एक बार 5-10 मिनट लगेंगे, या तो अभी या फिर ऐसा करना, ये जैसे वीडियो सुन ली ना आपने, अब जब भी आप एफआर को रिवाइज करो ना, तो जो भी चैप्टर रिवाइज करो उसके साथ कोविड-19 के क्वेश्चन कर लेना। जैसे मैंने मैराथन में क्या किया, मैराथन में मैंने
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खत्म कराया, फिर कोविड-19 का इम्पैक्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, फिर मैंने सर बोरिंग कॉस्ट डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आप इस एंगल से अगर डिस्कस करोगे तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल हैवी नहीं होगा। और मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, कोविड-19 की वजह से सर इंड AS के प्रोविजन में कोई भी चेंज नहीं आया। कुछ क्वेश्चन अराइज हुए थे साहब, जो इंस्टीट्यूट ने फर्दर क्वेश्चन आंसर में सजेस्ट किए थे उनके आंसर, और उनको हमने समराइज हुए में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। 99.99% बेटा इन्हीं में से एक क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, एक या दो क्वेश्चन जो भी इंस्टीट्यूट पूछेगा, ठीक है, इन्हीं में से आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता साहब जो आपने नहीं सुन रखा या आपको लगता है कि ये नया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल नहीं घबराना। आप एक मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से ना। एग्जाम में आप जब जाते हो तो कई बार सर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, AS के जैसे आपने इंटर में कर रखे होंगे, या अगर आपने फाइनल का एग्जाम दिए पहले, तो सब वहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो सिचुएशन बेस होता है। जरूरी थोड़ा होता है कि वो बुक के अंदर ही हो या कहीं और हो। तो वो सिचुएशन आप क्या करते हो, रीड करते हो, फिर उसके बाद अपना लॉजिक लगाते हो, आंसर दे देते हो, आंसर ठीक होता है। ऑन द सेम ट्यूनिंग आपने यहाँ पे भी ऐसे ही आंसर देना है, बिल्कुल क्वेश्चन को आराम से हैंडल करना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब कोई भी नेगेटिव सोच नहीं लेके आनी है कि यार पता नहीं मेरे से ये क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं देखा। आपने देखा, हमने अराउंड 2-2.5 घंटे जो भी डिस्कस किया, कोई भी क्वेश्चन हमारे ऊपर बिल्कुल हैवी नहीं हो, बस हमने क्या किया, सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया और उसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द लेक्चर, थैंक यू।